तो आज हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की दुनिया में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस सब्जेक्ट के बेसिक्स से लेकर इसके सबसे फैसिनेटिंग आइडियाज तक का एक परफेक्ट समरी है। समझ लीजिए क्रैश कोर्स। और हमारा मिशन आज सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है। हम इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि हम इंसानों ने जिंदगी को देखने समझने का नजरिया कैसे बदला, जानवरों और पौधों को सिर्फ नाम देने से लेकर जीवन के कोड को पढ़ने तक। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये शब्द बायोलॉजी आया कहां से? इसका मतलब तो जीवन का अध्ययन है, बायोस और लॉगोस से। लेकिन सोर्सेज में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। हाँ, कि ये शब्द 1801-1802 में फ्रांस में लेमार्क और जर्मनी में ट्रेवेरिनस ने एक ही समय पर लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह अनजान होकर गढ़ा था। एग्जैक्टली ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे विज्ञान खुद इस आइडिया के लिए तैयार था कि अब हमें पौधों और जानवरों के अलग अलग अध्ययन को जोड़ने के लिए एक शब्द की जरूरत थी। बिल्कुल, इसे विज्ञान में मल्टीपल डिस्कवरी कहते हैं और ये दिखाता है कि एक विचार का मतलब समय आ गया था। और बायोलॉजी का स्कोप वाकई बहुत बड़ा है। हाँ, ये स्कूल में मेंढक डाइसेक्ट करने से तो कहीं ज्यादा है। आप इसे एक शहर की तरह सोच सकती हैं। बायोलॉजी ईंटों और सीमेंट यानी डीएनए और प्रोटीन जैसे अणुओं का भी अध्ययन करती है, और फिर उन ईंटों से बनी इमारतों यानी कोशिकाओं को भी, और फिर उन इमारतों से बने पूरे मोहल्ले मतलब अलग अलग जीव, और आखिर में पूरे शहर की प्लानिंग यानी इकोसिस्टम, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। ये एनालॉजी मुझे बहुत सही लगी। बिल्कुल, यह सूक्ष्म से लेकर विशाल तक हर स्तर पर जीवन को समझने की कोशिश है। तो अगर इतना बड़ा फील्ड है तो वैज्ञानिकों ने इसे समझने के लिए बांटा कैसे? मतलब इसकी मेन ब्रांचेस क्या हैं? मोटे तौर पर इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जो पौधों की दुनिया है। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, जिसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी, जो उन अदृश्य जीवों जैसे बैक्टीरिया और वायरस की दुनिया है जो हर जगह मौजूद है। प्लांट्स, एनिमल्स और द इनविजिबल स्टफ। और जूलॉजी के जनक तो अरस्तु को माना जाता है ना? ये वही अरस्तु हैं जो एक महान दार्शनिक भी थे। हाँ, वही अरस्तु को सिर्फ जूलॉजी ही नहीं बल्कि कई लोग तो पूरे जीव विज्ञान का जनक मानते हैं। उन्होंने 500 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियों का इतना गहरा अध्ययन किया और अपनी किताब हिस्टोरिया एनिमलियम में लिखा, जो उस समय के लिए एक इनकलाब था। कमाल है। तो ये तो हो गई बड़ी शाखा है, लेकिन इतनी सारी जीव जंतुओं और पौधों को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता होगा? मतलब पहले तो बहुत क्योस होता होगा। बहुत ज्यादा। यहीं पर एक और ब्रांच टैक्सोनॉमी काम आती है। टैक्सोनॉमी का काम ही जीवन को क्लासिफाई करना है, उसे नाम देना और एक व्यवस्थित तरीके से रखना। सोचिए, ये जीवन की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने जैसा है। और इस लाइब्रेरी के चीफ लाइब्रेरियन थे कैरोलस लिनियस। सोर्सेज में उनका जिक्र टैक्सोनॉमी और मॉडर्न बॉटनी दोनों के जनक के तौर पे है। आप उन्हें चीफ लाइब्रेरियन कह सकते हैं। उनका सबसे बड़ा आइडिया था द्विपद नामकरण, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा। उन्होंने कहा कि हर जीव को 2 शब्दों का एक वैज्ञानिक नाम दिया जाएगा, जैसे हम इंसानों के लिए होमो सेपियंस। ये एक यूनिवर्सल सिस्टम बन गया जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिक बिना किसी कंफ्यूजन के एक ही जीव के बारे में बात कर सकते हैं। और उनकी किताब सिस्टेमा नेचुरी, वो आज भी इस फील्ड की बाइबल मानी जाती है। तो टैक्सोनॉमी जीवन की लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करती है। लेकिन अगर हमें ये जानना हो कि इस लाइब्रेरी की किताबें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं, मतलब उनका फैमिली रिलेशनशिप क्या है, तब आती है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। जेनेटिक्स जीवन की उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी डीएनए को पढ़ती है, जिससे पता चलता है कि कौन सी प्रजाति किससे कितनी मिलती जुलती है और गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। और उन किताबों का क्या, जो अब खो चुकी हैं? मतलब वो जीवन जो करोड़ों साल पहले था। यहीं पर पैलियोंटोलॉजी आती होगी, जो मुझे हमेशा से बायोलॉजी और जासूसी का एक मिक्स लगती है। बिल्कुल सही पकड़ा। पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मों यानी फॉसिल्स के जरिए अतीत के जीवन की कहानी को जोड़ती है। ये सिर्फ डायनासोर के बारे में नहीं है, ये हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन समय के साथ कैसे बदला। और जब हम बीमारियों और उनके कारणों को समझने की कोशिश करते हैं तो पैथोलॉजी नाम की ब्रांच हमारी मदद करती है, जो आज की पूरी मेडिकल साइंस का आधार है। जीवन समय के साथ कैसे बदला, ये तो सीधे सीधे हमें चार्ल्स डार्विन तक ले आता है। उनकी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ने तो सिर्फ विज्ञान ही नहीं, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। निश्चित रूप से डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एक पैराडाइम शिफ्ट था। उन्होंने हमें एक मैकेनिज्म दिया, एक तरीका बताया कि विकास असल में काम कैसे करता है, कि कैसे पर्यावरण के अनुकूल ढलने वाले जीव ज्यादा सफल होते हैं। हाँ, और समय के साथ नई प्रजातियों का जन्म होता है। ये बायोलॉजी के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। और डार्विन ने तो हमें समझाया कि जीवन कैसे विकसित होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी खोजों ने सीधे सीधे हमारी जिंदगी को बचाया और बदला। मैं एडवर्ड जेनर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में सोच रही हूँ। ये दोनों आधुनिक चिकित्सा के नायक हैं। जेनर ने चेचक, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ पहला टीका बनाया और टीकाकरण की नींव रखी। सोचिए, एक ऐसी बीमारी जो लाखों लोगों को मार देती थी, उसे एक विचार ने रोक दिया। और फ्लेमिंग ने संयोग से ही सही पर पेनिसिलिन की खोज की, जो दुनिया का पहला एंटीबायोटिक था। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है जहां हमारे पास एंटीबायोटिक्स ना हो। लेकिन यहाँ एक और एंगल है। एंटीबायोटिक्स पर हमारी आज की निर्भरता ने सुपर बग्स जैसी नई समस्याएं भी तो खड़ी कर दी हैं। ये एक क्लासिक केस लगता है जहां एक जैविक समाधान एक नई जैविक समस्या पैदा कर देता है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। ये हमें याद दिलाता है कि बायोलॉजी में हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है और विकास की दौड़ कभी रुकती नहीं। बैक्टीरिया भी लगातार विकसित हो रहे हैं,
तो हमने देखा कि बायोलॉजी जीवन को कैसे समझती है, लेकिन ये सारे जवाब अकेले नहीं ढूंढ सकती, है ना? सोर्सेज बताते हैं कि ये दूसरे विज्ञानों के साथ मिलकर काम करती है। बिल्कुल। ज्ञान अपने आप में एक द्वीप नहीं है। बायोलॉजी को भौतिकी, रसायन विज्ञान और यहाँ तक कि कंप्यूटर विज्ञान की भी जरूरत पड़ती है, जैसे बायोफिजिक्स। ये समझने के लिए कि हमारी आंखें कैसे देखती हैं, हमें भौतिकी के प्रकाशिकी के नियम समझने पड़ते हैं। ऑप्टिक्स, हाँ। हमारे दिमाग में जो संदेश दौड़ते हैं वे असल में बिजली के आवेग हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। और बायोकेमिस्ट्री तो हमारे शरीर के अंदर की केमिकल फैक्ट्री को समझने जैसा हुआ। एग्जैक्टली। जब हम खाना खाते हैं तो उसे ऊर्जा में कैसे बदला जाता है, या पौधे सूरज की रोशनी से अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये सब जटिल रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। यही बायोकेमिस्ट्री है। सोर्सेज में एक नया सा लगने वाला शब्द भी था, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये बायोलॉजी का IT डिपार्टमेंट जैसा लगता है। ये एकदम सही एनालॉजी है। आज हमारे पास मानव जीनोम जैसे अरबों डेटा पॉइंट्स हैं। इस विशाल डेटा को स्टोर करने, ऑर्गेनाइज करने और उसमें पैटर्न्स ढूंढने के लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स यही काम करता है। और बायोनिक्स का उदाहरण तो मुझे बहुत पसंद आया कि रडार का आइडिया चमगादड़ के सुनार से प्रेरित था। प्रकृति के पास सच में हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी है। हाँ, बायोनिक्स इसी बात का अध्ययन है कि हम प्रकृति के डिजाइन से सीखकर कैसे बेहतर मशीनें बना सकते हैं। ठीक है, हमने सिद्धांत, इतिहास और बड़ी बड़ी खोजों की बात कर ली, लेकिन अब इसे घर लाते हैं। कोई सुन रहा होगा और सोचेगा, अरे डार्विन और DNA अपनी जगह ठीक है, पर ये सब मेरी डॉक्टर विजिट या ग्रोसरी शॉपिंग को कैसे अफेक्ट करता है? यह सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हर तरह से। स्वास्थ्य से शुरू करते हैं। चाहे पोलियो का टीका हो या हाल का कोविड-19 का, यह सब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की जैविक समझ पर आधारित है। हमारे इम्यून सिस्टम पर। हाँ, एंटीबायोटिक्स हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं और जेनेटिक बीमारियों की समझ हमें परिवार नियोजन में मदद करती है। और खाना, कृषि पर इसका क्या असर हुआ? जबरदस्त असर। 1960 और 70 के दशक की हरित क्रांति जीव विज्ञान का ही चमत्कार थी। वैज्ञानिकों ने प्लांट ब्रीडिंग से गेहूं और चावल की ऐसी किस्में बनाई जिनकी पैदावार बहुत ज्यादा थी। इसने करोड़ों लोगों को भुखमरी से बचाया। सही बात है। और आज भी हम जैव उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि केमिकल का प्रयोग कम हो। बिल्कुल, बायोफर्टिलाइजर्स। खाने और सेहत के अलावा हमारे ग्रह के बारे में क्या, पर्यावरण के लिहाज से ये क्यों जरूरी है? पर्यावरण को बचाने के लिए बायोलॉजी को समझना ही पड़ेगा। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन हमें बताती है कि कैसे एक प्रजाति के गायब होने से पूरा इकोसिस्टम तबाह हो सकता है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को समझने और उनका हल निकालने के लिए हमें जैविक प्रक्रियाओं को समझना होगा। यहाँ तक कि हमारी रसोई में भी बायोलॉजी काम कर रही है। हाँ बिल्कुल। दही, ब्रेड, सिरका, ये सब किण्वन मतलब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से बनते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव काम करते हैं। यहाँ तक कि कपड़ा उद्योग में रेशम का उत्पादन भी रेशम के कीड़ों पर निर्भर है। बायोलॉजी हमारे जीवन में हर जगह है, चाहे हम उसे पहचाने या ना पहचाने। चलिए अब कुछ ऐसे क्विक फैक्ट्स पर आते हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं। ये हमारे सोर्सेज से कुछ बेहतरीन नगेट्स हैं। पहला, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? से बड़ी पहेली है। जब वायरस किसी जीवित कोशिका के बाहर होता है तो वो एक बेजान कण जैसा होता है, लेकिन कोशिका के अंदर घुसते ही वह जीवित हो जाता है। यह जीवन की परिभाषा को ही चुनौती देता है। फैसिनेटिंग। अच्छा, क्या कोई ऐसा जीव है जो नियमों को तोड़ता हो, जो पौधा भी हो और जानवर भी? हाँ है, युग्लिना नाम का एक सूक्ष्म जीव। इसमें पौधों की तरह क्लोरोफिल होता है, जिससे ये धूप में अपना खाना बना सकता है। लेकिन जब धूप न हो तो ये जानवरों की तरह दूसरे जीवों को खाकर ऊर्जा लेता है और चल फिर भी सकता है। कमाल है। और आपने कहा था कि जीव जंतुओं को समूहों में बांटा जाता है, तो कौन सा समूह है जो इस ग्रह पर राज करता है, मतलब संख्या में सबसे ज्यादा? वह है आर्थ्रोपोडा संघ। इसमें सारे कीड़े मकोड़े, मकड़ियां, केकड़े, बिच्छू सब आते हैं। धरती पर मौजूद जानवरों की कुल प्रजातियों में से लगभग 80% इसी समूह के हैं। हाँ, तो दूसरे शब्दों में ये ग्रह उनका है और हम तो बस यहाँ रह रहे हैं। ये तो हम्बलिंग थॉट है। आप ऐसा कह सकते हैं। और आखिर में R.H. बिटेकर का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसे जीवन का आधुनिक नक्शा कह सकते हैं। बिल्कुल। 1969 में विटेकर ने दुनिया के सभी जीवों को 5 बड़े साम्राज्यों में बांटा: मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। यह वर्गीकरण आज भी जीवन के विशाल पेड़ को समझने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो आज हमने बायोलॉजी के अर्थ से शुरू करके उसकी शाखाओं, उसके नायकों और हमारी जिंदगी पर उसके असर तक का एक लंबा सफर तय किया है। ये साफ है कि ये सिर्फ एक किताबी सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये समझने की चाबी है कि हम कौन हैं और ये दुनिया कैसे चलती है। हमने बात की कि बायोलॉजी जीवन का अध्ययन है, लेकिन वायरस जैसे उदाहरण हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, जो सजीव और निर्जीव के बीच पुल का काम करते हैं। ये जीवन की हमारी अपनी परिभाषा पर ही सवाल खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हम गहरे समुद्रों से लेकर दूसरे ग्रहों पर जीवन के संकेत खोज रहे हैं, क्या ये मुमकिन नहीं कि जीवन की हमारी परिभाषा को भी विकसित होना पड़ेगा? शायद जिसे हम आज जीवन कहते हैं वह उसके अनगिनत रूपों में से सिर्फ एक रूप हो। जीवन की उत्पत्ति, हम यहाँ कैसे पहुंचे, मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये शायद विज्ञान और दर्शन का सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये एक ऐसी पहेली है जिसके सुराग कह सकते हैं कि अरबों साल पुराने पत्थरों में छिपे हैं, यहाँ तक कि हमारी अपनी कोशिकाओं के अंदर भी। और आज हम इन्हीं सुरागों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक अविश्वसनीय सफर पर ले जाते हैं। हाँ,
प्राचीन मान्यताओं से शुरू होकर जहां जीवन को एक जादुई घटना माना जाता था, वहां से होते हुए आधुनिक विज्ञान की उन प्रयोगशालाओं तक जहां वैज्ञानिक जीवन की उस पहली चिंगारी को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी की परतें खोलते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले इस कहानी के पैमाने को समझना जरूरी है। हम कितने पुराने समय की बात कर रहे हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पहले बनी थी। 4.5 अरब साल? हाँ, लेकिन हमें जीवन के पहले ठोस सबूत, मतलब शुरुआती कोशिकाओं के जीवाश्म, वो लगभग 2 अरब साल बाद मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि जीवन कोई स्विच ऑन होने जैसी घटना नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया थी जो शायद पृथ्वी के शुरुआती महासागरों में शुरू हुई। 2 अरब साल, ये तो कल्पना से भी परे है। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं और सबसे पहले उन विचारों को देखते हैं जो विज्ञान के आने से पहले मौजूद थे। मतलब लोगों को तब क्या लगता था कि जीवन कहाँ से आया? उस समय सबसे आम विचार था विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अच्छा। और इसका आधार विज्ञान नहीं था, बल्कि आस्था थी। मतलब ये माना जाता था कि किसी अलौकिक शक्ति ने, ईश्वर ने सभी जीवों को ठीक वैसा ही बना दिया जैसा हम उन्हें आज देखते हैं। हाँ, और उसमें समय के साथ बदलाव या विकास की कोई गुंजाइश नहीं थी। सब कुछ ही दिनों में बना दिया गया था और तब से वैसा का वैसा ही है। वाह, इसमें एक दिलचस्प बात मैंने पढ़ी थी कि बिशप उशर जैसे समर्थकों का मानना था कि पृथ्वी केवल कुछ हजार साल पुरानी है। हाँ, उन्होंने तो गणना करके साल भी बता दिया था, 4004 ईसा पूर्व। सिर्फ कुछ हजार साल, और आज हम अरबों सालों की बात कर रहे हैं। जाहिर है विज्ञान इस विचार को नहीं मानता। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है जिसे परखा जा सके। और हमारे पास जो जीवाश्म रिकॉर्ड हैं, वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। वे साफ दिखाते हैं कि जीव समय के साथ लगातार बदले हैं, विकसित हुए हैं। जो इस सिद्धांत के ठीक उल्टा है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो आस्था की बात हो गई। लेकिन क्या कोई और विचार भी था जो उस समय लोकप्रिय था? हाँ, और वो विचार तो और भी ज्यादा अजीब और मजेदार है। अच्छा। उसे कहते हैं स्वतः जनन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लोगों का मानना था कि जीवन निर्जीव चीजों से अपने आप पैदा हो जाता है। अपने आप? मतलब कैसे? जैसे कीचड़ से? हाँ, जैसे कीचड़ से मेंढक और सांप पैदा हो जाते हैं, या सड़ते हुए मांस से कीड़े बन जाते हैं। ये विचार अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों ने दिया था, इसलिए लगभग 2000 सालों तक कायम रहा। 2000 साल तक? इसका कोई प्रसिद्ध उदाहरण है? सबसे प्रसिद्ध उदाहरण वैन हेलमोंट नाम के एक वैज्ञानिक का है। उन्होंने तो बाकायदा एक नुस्खा लिखा था चूहे बनाने का। क्या? चूहे बनाने का नुस्खा? आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने दावा किया था कि अगर एक पसीने से भीगी गंदी कमीज को गेहूं के दानों के साथ एक अंधेरे कोने में 21 दिनों तक रखा जाए। पसीने वाली गंदी कमीज? हाँ, तो उस कमीज का पसीना और गेहूं की गंध मिलके चूहे पैदा कर देंगे। हाँ, ये तो अविश्वसनीय है। मतलब किसी ने सच में ये मान लिया कि पसीना और गेहूं से चूहे बन सकते हैं? बिल्कुल। आज हमें ये हास्यास्पद लगता है, लेकिन ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि वैज्ञानिक समझ समय के साथ कैसे विकसित होती है। लोगों ने जो देखा उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला। तो इस अजीब विचार को आखिर गलत साबित कैसे किया गया? यहीं से जीव जनन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की शुरुआत होती है। इसका एक ही सरल नियम है, जीवन केवल पहले से मौजूद जीवन से ही उत्पन्न होता है। और इसमें पहला बड़ा कदम किसने उठाया? पहला बड़ा कदम फ्रांसिस्को रेडी नाम के एक इतालवी वैज्ञानिक ने 1668 में उठाया। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 जार लिए और तीनों में मांस के टुकड़े रखे। पहले जार को खुला छोड़ दिया, दूसरे को कसकर बंद कर दिया और तीसरे को एक महीन कपड़े से ढक दिया, ताकि हवा तो अंदर बाहर जा सके लेकिन मक्खियां नहीं। बिल्कुल। और फिर नतीजा क्या हुआ? मुझे लगता है मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। कीड़े सिर्फ खुले वाले जार में पैदा हुए होंगे। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। कीड़े सिर्फ खुले जार में दिखाई दिए, जहां मक्खियां आकर मांस पर अंडे दे सकी थीं। रेडी का निष्कर्ष साफ था, कीड़े मांस से अपने आप पैदा नहीं हुए, वे मक्खियों के अंडों से निकले थे। ये तो स्वतः जनन के ताबूत में पहली कील ठोकने जैसा था। लेकिन आपने कहा कि इस विचार को पूरी तरह खत्म होने में 200 साल लग गए। रेडी के प्रयोग के बाद भी लोग क्यों नहीं माने? क्योंकि जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तो वैज्ञानिकों ने एक पूरी नई दुनिया देखी, सूक्ष्म जीवों की। तो बहस फिर से शुरू हो गई। लोगों ने कहा ठीक है, कीड़े मक्खियों से आते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जीव तो वाकई हवा या पानी से अपने आप पैदा होते हैं। अच्छा, तो इस सूक्ष्म स्तर की पहली को किसने सुझाया? इसका श्रेय जाता है महान वैज्ञानिक लुई पास्चर को, उनके 1864 के एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग के लिए। हाँ, स्वान नेक फ्लास्क वाला प्रयोग। बिल्कुल। उन्होंने एक खास तरह का फ्लास्क इस्तेमाल किया जिसकी गर्दन हंस की गर्दन के तरह एस आकार में मुड़ी हुई थी। इस आकार की गर्दन, उसका क्या फायदा था? यही तो पास्चर की प्रतिभा थी। उन्होंने फ्लास्क में पोषक तत्वों वाला शोरबा भरा और उसे उबाल दिया ताकि उसमें मौजूद सारे सूक्ष्म जीव मर जाएं। एस आकार की गर्दन का कमाल ये था कि हवा तो अंदर आ सकती थी, लेकिन हवा में मौजूद धूल और सूक्ष्म जीव उस मोड़ में ही फंस जाते थे। एक तरह का ट्रैप। हाँ, महीनों तक वो शोरबा एकदम साफ रहा, उसमें कोई जीवन नहीं पनपा। लेकिन फिर पास्चर ने उस फ्लास्क की गर्दन तोड़ दी और जैसे ही हवा के सूक्ष्म जीव सीधे शोरबे के संपर्क में आए, कुछ ही घंटों में वो शोरबे से भर गया। वाह, ये तो निर्णायक सबूत था। उन्होंने साबित कर दिया कि जीवन हवा से आया,
शोरबे से अपने आप नहीं बना। और इसी के साथ स्वतः जनन का सिद्धांत हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ठीक है, तो अगर जीवन कीचड़ या गंदी कमीज से नहीं बन सकता और जीवन केवल पहले से मौजूद जीवन से आता है, तो फिर ये तो एक बहुत बड़ी पहेली बन गई। सबसे पहला जीवन कहाँ से आया? ये तो वही मुर्गी और अंडे वाली बात हो गई। सही पकड़ा। और इसी पहेली ने एक और दिलचस्प सिद्धांत को जन्म दिया, पैनस्पर्मिया सिद्धांत। पैनस्पर्मिया? हाँ, इसका विचार ये है कि जीवन पृथ्वी पर शुरू ही ना हुआ हो, बल्कि कहीं और से आया हो। हाँ, अंतरिक्ष से। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये विचार सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है। सिद्धांत ये कहता है कि जीवन के बीज या बीजाणु पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं और वे धूमकेतुओं या उल्कापिंडों के जरिए एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक सफर करते हैं। एक मिनट, पर यह बात थोड़ी अजीब नहीं है? मतलब क्या कोई जीवित चीज अंतरिक्ष के खतरनाक वैक्यूम और जानलेवा रेडिएशन को झेलकर जिंदा बच सकती है? ये इस सिद्धांत की सबसे बड़ी चुनौती है। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसके पक्ष में भी कुछ सबूत है। खगोलविदों ने जब मर्चिसन जैसे उल्कापिंडों का विश्लेषण किया तो उनमें अमीनो एसिड मिले। अमीनो एसिड, जीवन के निर्माण खंड। हाँ, तो इससे ये तो पता चलता है कि जैविक अणु अंतरिक्ष में बन सकते हैं और पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस सिद्धांत के साथ एक बुनियादी समस्या है। ये जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता। ये बस सवाल को पृथ्वी से हटाकर किसी और अनजान ग्रह पर धकेल देता है। सही बात है। ये तो जवाब देने के बजाय इस सवाल को टालने जैसा हुआ। तो अगर जीवन अपने आप भी पैदा नहीं हुआ और शायद अंतरिक्ष से भी नहीं आया, तो फिर हमारे पास क्या बचता है? अब हम उस सिद्धांत पर आते हैं जिसे आज ज्यादातर वैज्ञानिक समुदाय स्वीकार करता है। इसे रासायनिक विकास का सिद्धांत या ओपेरन हाल्डेन सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है? इसका मूल विचार बहुत शक्तिशाली है कि जीवन की शुरुआत अचानक नहीं हुई, बल्कि यह एक धीमी क्रमिक रासायनिक प्रक्रिया का नतीजा थी जो आदिम पृथ्वी पर हुई। सरल निर्जीव रसायनों से जटिल जैविक अणु बने और फिर उनसे पहली जीवित कोशिका। बिल्कुल, और हाल्डेन ने ही उस शुरुआती महासागर को एक यादगार नाम दिया था, हॉट डाइल्यूट सूप। गरम पतला सूप। यह तस्वीर दिमाग में बैठ जाती है। तो इस सूप को बनने के लिए माहौल कैसा था? उस समय की पृथ्वी आज से बहुत अलग थी, है ना? हाँ, बहुत अलग। इसे समझना इस सिद्धांत की कुंजी है। तब पृथ्वी एक बहुत ही उथल-पुथल वाली जगह थी। तापमान बहुत ज्यादा था, हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे। और ऊर्जा के स्रोत भी जबरदस्त थे, जैसे लगातार बिजली कड़कना। हाँ, और सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें भी, क्योंकि तब ओजोन परत नहीं थी। और सबसे जरूरी बात, वायुमंडल। उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। हाँ, और ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। आज के वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, लेकिन तब स्वतंत्र ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। ये एक अपचायक वायुमंडल था जिसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प जैसी गैसें थीं। तो इस माहौल में जीवन की शुरुआत कैसे हुई? कदम दर कदम। सिद्धांत के अनुसार प्रक्रिया कुछ इस तरह से चली। पहले कदम में बिजली कड़कने या यूवी किरणों की ऊर्जा ने वायुमंडल की सरल गैसों को तोड़कर उनसे शर्करा और अमीनो एसिड जैसे सरल कार्बनिक अणु बनाए। और ये अणु बारिश के साथ उस गर्म पतले सूप यानी महासागरों में जमा हो गए। हाँ, फिर दूसरे कदम में महासागरों में ये सरल अणु आपस में जुड़कर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे ज्यादा जटिल अणु बनाने लगे। और फिर तीसरा कदम? तीसरे कदम में इन जटिल अणुओं ने मिलकर कोएसरवेट्स जैसे गोले बनाए। कोएसरवेट्स, ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। ये क्या चीज है? आप इन्हें रासायनिक बुलबुलों की तरह समझ सकते हैं। इन बड़े अणुओं ने अपने चारों ओर एक झिल्ली जैसी परत बना ली। ये एक असली कोशिका नहीं थी, लेकिन ये एक बहुत जरूरी कदम था, बाहरी दुनिया से अंदर के रसायन को अलग करना। अच्छा, तो एक तरह की आदिम कोशिका, और फिर इन्हीं से पहली असली कोशिकाएं बनी। हाँ, धीरे धीरे इन कोएसरवेट्स से पहली वास्तविक जीवित कोशिकाएं बनी, जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जो आज के बैक्टीरिया की तरह बेहद सरल जीव थे। ये सिद्धांत वाकई शानदार है। एक तार्किक प्रक्रिया बताता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक विचार था। क्या इसका कोई सबूत था? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। फिर 1953 में स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरे ने इतिहास के सबसे प्रसिद्ध प्रयोगों में से एक को अंजाम दिया। अच्छा, मिलर यूरे प्रयोग। उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने प्रयोगशाला में जीवन बना दिया? जीवन तो नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उतना ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने प्रयोगशाला में आदिम पृथ्वी की स्थितियों को फिर से बनाने की कोशिश की। एक बंद कांच के उपकरण में उन्होंने एक छोटा आदिम ग्रह बनाया। मतलब उन्होंने एक बोतल में ज्वालामुखी और बिजली वाला माहौल बना दिया। कुछ वैसा ही। उन्होंने एक फ्लास्क में पानी उबालकर जलवाष्प बनाया। ये था आदिम महासागर। फिर इस वाष्प को एक दूसरे बड़े फ्लास्क में भेजा, जिसमें उन्होंने आदिम वायुमंडल वाली गैसें भरी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। 1.2 के अनुपात में। हाँ, बिल्कुल। और ऊर्जा के स्रोत के लिए, जो कि बिजली कड़कने का प्रतीक था, उन्होंने उस फ्लास्क में 75,000 वोल्ट के इलेक्ट्रिक स्पार्क छोड़े। 75,000 वोल्ट? तो उन्होंने सच में एक छोटा तूफान बनाया। और नतीजा क्या निकला? नतीजा हैरान करने वाला था। सिर्फ एक हफ्ते के बाद फ्लास्क में जो पानी जमा हो रहा था, वो बेरंग से बदलकर गहरा लाल और भूरा हो गया। मतलब कुछ तो बन रहा था। हाँ, और जब मिलर ने उस पानी का विश्लेषण किया, तो उन्हें उसमें ग्लाइसिन और एलेनिन जैसे कई तरह के अमीनो एसिड मिले। अमीनो एसिड यानी प्रोटीन के निर्माण खंड? बिल्कुल।
ये एक ऐतिहासिक क्षण था। ये इस बात का पहला ठोस प्रायोगिक सबूत था कि जीवन के निर्माण खंड आदिम पृथ्वी की परिस्थितियों में सरल अकार्बनिक गैसों से स्वाभाविक रूप से बन सकते हैं। तो इस प्रयोग ने रासायनिक विकास के सिद्धांत को प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध कर दिया। हाँ, इसने पहली बार ये दिखाया कि जीवन की उत्पत्ति के लिए किसी रहस्यमयी या अलौकिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बस सही रसायन, सही माहौल और थोड़ी ऊर्जा चाहिए। तो हमने ईश्वर द्वारा सृष्टि से लेकर गंदी कमीज से चूहे बनाने तक, फिर हंस गर्दन वाले फ्लास्क से होते हुए प्रयोगशाला में बिजली कड़काकर जीवन के अणु बनाने तक का एक लंबा सफर तय किया है। हाँ, ये स्पष्ट है कि विज्ञान हमें बताता है कि जीवन एक रात में हुआ चमत्कार नहीं, बल्कि अरबों सालों में फैली एक लंबी, जटिल रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, वो क्या है? हमने जीवन के निर्माण खंड यानी अमीनो एसिड की बात की, लेकिन एक इमारत बनाने के लिए सिर्फ ईंटें काफी नहीं होती, एक ब्लूप्रिंट या नक्शा भी चाहिए होता है। और जीवित कोशिकाओं में वो नक्शा डीएनए होता है? हाँ, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि डीएनए से पहला आनुवांशिक पदार्थ शायद आरएनए था, जो डीएनए से सरल होता है। मतलब डीएनए से पहले एक आरएनए की दुनिया थी? शायद। और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। हमने ये तो देख लिया कि जीवन के अणु कैसे बने होंगे, लेकिन उस पहली निर्देश पुस्तिका का क्या? वो पहला आरएनए अणु कैसे बना होगा जिसने खुद को कॉपी करना शुरू किया? अगर डीएनए के आने से पहले सब कुछ आरएनए द्वारा नियंत्रित होता था, तो वो आरएनए की दुनिया आखिर दिखती कैसी होगी? ये जीवन की उत्पत्ति की पहेली का अगला बड़ा अध्याय है। दुनिया में लाखों करोड़ों तरह के जीव हैं, छोटे से बैक्टीरिया से लेकर विशाल व्हेल तक। कभी सोचा है कि हम इन सबको कैसे समझते हैं? मतलब इन्हें अलग अलग समूहों में कैसे रखते हैं? ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, ये हमारी दुनिया को समझने का एक बहुत बुनियादी तरीका है। आज हमारे पास कुछ बहुत ही संक्षिप्त और सटीक नोट्स हैं जो जीव विज्ञान के वर्गीकरण की नींव पर आधारित हैं। ये नोट्स देखकर लगता है कि किसी परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए हैं, इसलिए इनमें जानकारी बहुत काम किया। तो आज हम इन्हीं नोट्स की गहराई में उतरेंगे और ये समझेंगे कि वैज्ञानिक जीवन को कैसे परिभाषित करते हैं और कैसे उन्होंने इस विशाल जैविक विविधता को व्यवस्थित करने की कोशिश की है। बिल्कुल, चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल, सजीव और निर्जीव में आखिर क्या अंतर है? हमारे नोट्स के हिसाब से देखें तो जीवन को परिभाषित करना उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। हम सोचते हैं कि जो बढ़ता है वो जीवित है, जैसे वृद्धि या ग्रोथ। लेकिन नोट्स में एक दिलचस्प बात लिखी है कि पहाड़ और रेत के टीले भी तो बढ़ते हैं। तो ये कैसे काम करता है? ये एक बेहतरीन पॉइंट है, क्योंकि यहीं से सारी वो गलतफहमियां शुरू होती हैं। यहाँ पर हमें आंतरिक और बाहरी वृद्धि के बीच का फर्क समझना होगा। अच्छा, जब कोई जीव बढ़ता है तो उसकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, मतलब वृद्धि अंदर से होती है। इसे कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। लेकिन जब कोई पहाड़ या रेत का टीला बढ़ता है तो उसके ऊपर और पदार्थ जमा हो जाता है। ये बाहरी वृद्धि है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इसीलिए वृद्धि को जीवन का निर्णायक गुण नहीं माना जाता। अच्छा, तो ये अंदर और बाहर का खेल है। तो यही बात जनन या रिप्रोडक्शन पर भी लागू होती होगी? बिल्कुल। क्योंकि हमें लगता है कि जो जीव अपने जैसे और जीव पैदा कर सकता है वो जीवित है, लेकिन नोट्स में खच्चर या श्रमिक मधुमक्खियों का उदाहरण है। वो जनन नहीं कर सकते, पर वे तो 100% जीवित हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे अपवाद हैं जो नियम को तोड़ते हैं। इसीलिए अगर वृद्धि और जनन जैसे गुण हमें धोखा दे सकते हैं, तो वैज्ञानिक इस बात पर कैसे पहुंचते हैं कि हाँ, ये चीज 100% जीवित है? हाँ, ये सवाल तो है। इसके लिए हमें उन अटल नियमों को देखना पड़ता है जिनमें कोई अपवाद ही नहीं है। और वो अटल नियम कौन से हैं? इसके लिए 3 कसौटियां हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण है उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। हाँ, इसे आप शरीर का इंजन समझ सकते हैं। इसमें लगातार 2 काम होते रहते हैं। एनाबॉलिज्म यानी छोटे छोटे पुर्जों को जोड़कर कुछ बड़ा बनाना, जैसे घर बनाने के लिए ईंटें जोड़ना। सही। और दूसरा है कैटाबॉलिज्म यानी ईंधन को तोड़कर ऊर्जा निकालना, जैसे लकड़ी जलाकर आग पैदा करना। कोई भी निर्जीव चीज ये इंजन नहीं चला सकती। मतलब जीवन एक लगातार चलने वाली केमिकल फैक्ट्री है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? दूसरा है कोशिकीय संगठन, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जीवन हमेशा कोशिकाओं के रूप में संगठित होता है। एक कोशिका हो या खरबों, लेकिन बिना कोशिका के जीवन नहीं होता। अच्छा, इसीलिए वायरस पर हमेशा बहस होती रहती है। बिल्कुल। और तीसरी कसौटी है चेतना, कॉन्शियसनेस। चेतना, ये तो बहुत गहरा शब्द है। बायोलॉजी में इसका मतलब सीधा है अपने पर्यावरण को महसूस करने और उस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता। अच्छा। एक छोटा सा बैक्टीरिया भी केमिकल या गर्मी को महसूस करके उसकी तरफ या उससे दूर जा सकता है। ये भी चेतना है। नोट्स में एक बहुत दिलचस्प अंतर बताया गया है चेतना और आत्मचेतना के बीच। सेल्फ कॉन्शियसनेस। हाँ, मतलब चेतना तो सब में है, लेकिन आत्मचेतना यानी खुद के होने का एहसास कि मैं हूँ, ये सिर्फ इंसानों में है। हाँ, और यहाँ से बात थोड़ी फिलोसॉफिकल हो जाती है, लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये एक साफ लाइन खींच देती है। तो उपापचय, कोशिकीय संगठन और चेतना, ये 3 ऐसे गुण हैं जिनमें कोई अपवाद नहीं है। अगर ये तीनों मौजूद है तो चीज जीवित है। ठीक है, तो एक बार जब हमने ये तय कर लिया कि कौन जीवित है, तो अगला कदम उन्हें व्यवस्थित करना है। नोट्स हमें वर्गीकरण के विकास की एक तेज यात्रा पर ले जाते हैं। शुरुआत हुई कैरोलस लीनियस की 2 जगत प्रणाली से, प्लांटी और एनिमेलिया। हाँ, पौधे और जानवर। बहुत सरल लगता है।
उस समय के हिसाब से एक क्रांतिकारी था, लेकिन आज हमें इसकी कमियां साफ दिखती हैं। हाँ, उस समय माइक्रोस्कोप इतने अच्छे नहीं थे, तो बैक्टीरिया, अमीबा, इन सब की दुनिया किसी को पता नहीं थी। इसलिए बैक्टीरिया और कवक यानी फंजाई, इन सबको पौधों के साथ रख दिया गया। शायद इसलिए कि वे एक जगह स्थिर रहते हैं। हाँ, शायद यही सोचा होगा। और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का जो विशाल अंतर आज हम जानते हैं, उसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ये एक तरह से जो चलता है वो जानवर, जो नहीं चलता वो पौधा वाली बात हो गई। फिर इसमें सुधार कैसे हुआ? नोट्स में अर्नस्ट हेकल का नाम है। हाँ, 1866 में अर्नस्ट हेकल ने देखा कि अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव न तो पूरी तरह से पौधे हैं, न ही जानवर। तो उन्होंने एक तीसरा, क्या कहते हैं, डस्टबिन जगत बनाया, प्रोटिस्टा, और ऐसे सभी जीवों को उसमें डाल दिया। अच्छा, एक सुधार हुआ। हाँ, फिर 1956 में कोपलैंड ने देखा कि बैक्टीरिया तो प्रोटिस्टा से भी बहुत अलग है, उनमें तो न्यूक्लियस ही नहीं होता। तो उन्होंने बैक्टीरिया के लिए चौथा जगत मोनेरा बनाया। तो ये धीरे धीरे विकसित हो रहा था, जैसे जैसे हमारी तकनीक बेहतर हो रही थी। और फिर 1969 में आए आर.एच. विटेकर, जिनकी 5 जगत प्रणाली आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। उन्होंने एक नया जगत कवक, फंगाई बनाया। ये इतना बड़ा कदम क्यों था? ये सिर्फ एक और डिब्बा बनाने जैसा नहीं था, ये सोचने के तरीके में एक भूकंप था। पहली बार हमने पोषण की विधि को, मतलब कोई जीव अपना खाना कैसे खाता है, इसको बाहरी रूप से ज्यादा महत्व दिया। अच्छा। विटेकर ने कहा, कवक पौधों की तरह दिखते हैं, स्थिर रहते हैं, पर वे अपना भोजन नहीं बनाते। वे मरे हुए जीवों से अपना भोजन सोखते हैं। ये उन्हें पौधों से पूरी तरह अलग बनाता है। वाह, मतलब ये सिर्फ देखने में कैसा है से हटकर ये काम कैसे करता है, इस पर जोर था। बिल्कुल। और मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार पढ़ा कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन? हाँ, वही पदार्थ जो कीड़ों और झींगों के बाहरी कंकाल में होता है। मेरा तो दिमाग घूम गया था। एक मशरूम और एक केकड़े में ये गहरी समानता, यही तो जीव विज्ञान का जादू है। तो विटेकर के वो 5 मानदंड क्या थे? नोट्स में एक पूरी लिस्ट है। कोशिका संरचना, पोषण की विधि। हाँ, और इन मानदंडों के आधार पर उन्होंने 5 जगतों का एक बहुत ही सुंदर और तार्किक ढांचा बनाया, जो आज भी बहुत उपयोगी है। नोट्स में एक तुलनात्मक तालिका है जो सच में सोने की खान है। चलिए इसे जल्दी से देखते हैं। पहला, मोनेरा, प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोई न्यूक्लियस नहीं, जैसे बैक्टीरिया। दूसरा, प्रोटिस्टा, यूकैरियोटिक लेकिन एक कोशिकीय। यूकैरियोटिक दुनिया के पुरखे कह सकते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। सही। तीसरा, कवक, यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और परपोषी। जैसा आपने बताया, ये भोजन सोखते हैं और कोशिका भित्ति किटिन की। चौथा, प्लांटी, यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषण करने वाले, इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की। और पांचवां, एनिमेलिया, यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, परपोषी। ये भोजन निगलते हैं और इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ये तालिका 5 जगत के सार को बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। खासकर पोषण की विधि पर ध्यान दें। पौधे उत्पादक हैं, कवक अपघटक हैं और जंतु उपभोक्ता हैं। विटेकर ने पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को अपने वर्गीकरण में शामिल कर लिया था। कमाल है। ये उनकी प्रतिभा थी। 5 जगत की व्यवस्था के बाद जीव विज्ञान की दुनिया में लगभग शांति छा गई थी। सब कुछ अपनी जगह पर था। लेकिन फिर जेनेटिक्स की नई तकनीक ने आकर उस पूरी तस्वीर को हिलाकर रख दिया। हाँ, कहानी में एक नया मोड़ आया। 1990 में कार्ल वूज एक नई प्रणाली लेकर आए। ये वर्गीकरण के इतिहास में एक और क्रांतिकारी मोड़ था, शायद विटेकर से भी बड़ा। वूज और उनके साथियों ने वर्गीकरण को एक और ऊंचे स्तर पर पहुंचाया, जिसे डोमेन कहा जाता है। डोमेन? जगत से भी ऊपर? हाँ, जगत से भी ऊपर। तो इसका आधार क्या था? बाहरी रूप या कोशिका संरचना तो पहले इस्तेमाल हो चुके थे। उनका आधार कुछ ऐसा था जिसे हम आंखों से देख ही नहीं सकते। आनुवंशिक कोड, जेनेटिक कोड। हाँ, उन्होंने 16S rRNA नाम के एक अणु का अध्ययन किया। सोचिए, ये राइबोसोम का एक हिस्सा है, जो हर कोशिका की प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री है। ये काम इतना जरूरी है कि ये लाखों करोड़ों सालों में बहुत धीरे धीरे बदलता है। तो एक तरह की आणविक घड़ीमोई है। बिल्कुल, एक मॉलिक्यूलर क्लॉक जो हमें विकास के सबसे गहरे, सबसे पुराने संबंधों का पता लगाने में मदद करती है। ये जीवन की किताब के पहले पन्नों को पढ़ने जैसा है। मतलब वो सीधे जीवन के सोर्स कोड को ही पढ़ रहे थे। तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने एक चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने पाया कि मोनेरा जगत, जिसे हम बैक्टीरिया का एक समूह समझते थे, असल में 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के जीवों से बना है। अच्छा। उनके जेनेटिक्स इतने अलग थे कि वे एक ही जगत में रह ही नहीं सकते थे। एक इंसान और एक मशरूम के बीच जितना जेनेटिक अंतर है, उससे कई ज्यादा अंतर इन 2 तरह के बैक्टीरिया में था। ये तो अविश्वसनीय है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मोनेरा को 2 डोमेन में विभाजित कर दिया, आर्किया और बैक्टीरिया, और बाकी सारे यूकैरियोटिक जीव, प्रोटिस्टा, कवक, पौधे और जानवर, उन्हें तीसरे डोमेन यूकैरिया में रखा। तो अब हमारे पास 3 डोमेन हैं जो जीवन की 3 मुख्य शाखाओं को दिखाते हैं। सही। नोट्स में आर्किया बैक्टीरिया के बारे में एक बेहतरीन परीक्षा तथ्य है। ये बहुत कठोर परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, जैसे गर्म झरने या बहुत ज्यादा खारे पानी में। हाँ, वे जीवन के एक्सट्रीमोफाइल्स हैं। इसकी वजह यह है कि उनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, जो आम बैक्टीरिया में होता है। बिल्कुल, उनकी सेल मेम्ब्रेन की केमिस्ट्री भी अलग है। ये खोज इतनी बड़ी थी कि इसने जीवन के वृक्ष की हमारी समझ को ही बदल दिया। कैसे? अब हम जानते हैं कि हम, यानी यूकैरियोट्स, आर्किया से ज्यादा करीबी रूप से संबंधित है, बैक्टीरिया से कम। क्या बात है। ये सोचना ही अजीब है कि हम उन जीवों के ज्यादा करीब हैं जो उबलते पानी में रहते हैं। है ना? तो ठीक है,
हमारे पास बड़े बड़े समूह हैं, 3 डोमेन, 5 जगत, लेकिन हर एक जीव को एक अनोखा वैज्ञानिक नाम कैसे दिया जाए ताकि टोक्यो का एक वैज्ञानिक और दिल्ली का एक वैज्ञानिक वो एक ही जीव के बारे में बात कर सकें। यहाँ कैरोलस लिनियस की प्रतिभा फिर से सामने आती है। उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। उन्होंने द्विपद नामकरण पद्धति दी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हाँ, जो आज भी इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। इसका श्रेय उनकी 2 महत्वपूर्ण किताबों को जाता है, स्पीशीज प्लांटरम पौधों के लिए और सिस्टेमा नेचुरी का 10वां संस्करण जंतुओं के लिए। नोट्स के अनुसार यहीं से इसकी आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। इसके नियम क्या हैं? नियम बहुत सरल और सटीक है। हर नाम लैटिन भाषा में होता है और इसके 2 भाग होते हैं, पहला वंश यानी जीनस और दूसरा जाति स्पीशीज। जैसे हमारे नोट्स में आम का उदाहरण है मैंगीफेरा इंडिका। सही। इसमें मैंगीफेरा वंश है और इंडिका जाति, और इसे लिखने के भी कुछ खास नियम हैं। टाइप करते समय इसे हमेशा इटैलिक में लिखते हैं और अगर हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। एक और नियम ये है कि वंश का नाम हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होता है और जाति का नाम हमेशा छोटे अक्षर से, चाहे वो किसी व्यक्ति या स्थान के नाम पर ही क्यों ना हो। ये एक तरह का यूनिवर्सल ग्रामर है जिसे दुनिया भर के बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं। नाम के अंत में अक्सर वैज्ञानिक का नाम भी लिखा होता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन। ये लिन लिनियस के लिए है। ये क्यों जरूरी है? ये एक तरह से वैज्ञानिक रिकॉर्ड को बनाए रखने जैसा है। ये बताता है कि सबसे पहले इस जाति का वर्णन किसने किया था। ये उस नाम के स्रोत को श्रेय देता है। अच्छा, नोट्स में एक मजेदार अपवाद का जिक्र है, टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स, हाँ। जब वंश और जाति का नाम एक ही होता है, जैसे रैटस रैटस चूहा या नाजा नाजा भारतीय कोबरा, क्या ये हमेशा अलाउड है? ये एक दिलचस्प सवाल है। ये दिखाता है कि नियम भी नियमों से बंधे हैं। जंतुओं के नामकरण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कोड है ICZN, उसमें इसकी अनुमति है, लेकिन पौधों के नामकरण वाले कोड ICBN में ये प्रतिबंधित है। अच्छा, तो पौधों और जानवरों के लिए नियम थोड़े अलग हैं। हाँ, थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम, मतलब ये सब एक साथ कैसे फिट होता है? वंश, जाति, जगत, ये एक पदानुक्रम की तरह है, एक सीढ़ी की तरह। हाँ। अरे, इन नोट्स में इसे याद रखने के लिए एक मजेदार लाइन दी गई है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ये तो काफी काम का है। हाँ, ये बहुत लोकप्रिय तरीका है। ये हमें पूरा क्रम याद दिलाता है। किंगडम जगत, फाइलम संघ, क्लास वर्ग, ऑर्डर गण, फैमिली कुल, जीनस वंश और आखिर में स्पीशीज जाति। तो सबसे ऊपर है जगत, सबसे बड़ा समूह, और सबसे नीचे है जाति, सबसे छोटी और बुनियादी इकाई। बिल्कुल। यहाँ एक सूक्ष्म अंतर पर ध्यान देना जरूरी है जो नोट्स में भी बताया गया है। जंतुओं के लिए फाइलम शब्द का प्रयोग होता है और पौधों के लिए डिवीजन, प्रभाग का। सही कहा। और जाति की अवधारणा, जो वर्गीकरण की सबसे बुनियादी इकाई है, सबसे पहले जॉन रे ने दी थी। हालांकि लिनियस ने इसे लोकप्रिय बनाया। तो जैसे जैसे हम इस सीढ़ी पर नीचे जाते हैं, जीवों के बीच समानताएं बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल। एक अच्छा उदाहरण लेते हैं, शेर, पैंथरा लियो, बाघ, पैंथरा टाइग्रस और तेंदुआ, पैंथरा पार्डस। ये तीनों अलग अलग जातियां हैं, लेकिन वे सभी एक ही वंश पैंथेरा में आते हैं। क्योंकि उनमें बहुत सी समानताएं हैं। हाँ, और ये वंश घरेलू बिल्लियों के वंश फेलिस के साथ मिलकर फेलिडे कुल बनाता है, और ये कुल कुत्तों के कुल के साथ मिलकर कार्निवोरा गण बनाता है। इस तरह ये पूरा ढांचा काम करता है। तो आज हमने जीवन को परिभाषित करने के मुश्किल काम से लेकर वर्गीकरण के ऐतिहासिक विकास, विटिकर की वैचारिक क्रांति, कार्ल वोज के जेनेटिक खुलासे और हर जीव को नाम देने के सटीक नियमों तक का सफर तय किया। ये वास्तव में जीव विज्ञान की नींव का एक दौरा था। हमने देखा कि कैसे अवलोकन, तकनीक और नए विचारों ने मिलकर जीवन को व्यवस्थित करने के हमारे तरीके को लगातार बेहतर बनाया है। सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि वर्गीकरण स्थिर नहीं है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये हमारी समझ के साथ विकसित होता है। हाँ। बाहरी लक्षणों से शुरू होकर, जैसा लिनियस ने किया था, अब ये आणविक और आनुवांशिक कोड तक पहुंच गया, जैसा कि कार्ल वोज के काम में दिखता है। सही कहा। ये एक लगातार चलने वाली वैज्ञानिक जासूसी की कहानी है। आज हम उस दुनिया में उतर रहे हैं जो हमारे अंदर है, हमारे हर हिस्से में। बिल्कुल। जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे जटिल इकाई कोशिका, यानी अ सेल। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वे कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी की गहराई में जाते हैं। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कोशिका क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये छोटा सा ब्रह्मांड ये काम कैसे करता है। सही कहा। और इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण सी चीज से, कॉक का एक टुकड़ा। हाँ, 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे से देखा और उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे दिखे। बिल्कुल खाली कमरे। और उन्होंने इन्हें सेल्स कहा, लैटिन शब्द सेला से, जिसका मतलब है छोटा कमरा। लेकिन जो उन्होंने देखा वो तो सिर्फ खाली दीवारें थीं, है ना, मृत कोशिकाएं। असल में यही बात इस कहानी को दिलचस्प बनाती है, क्योंकि जिंदगी को, मतलब असल में किसी चीज को हरकत करते हुए पहली बार किसी और ने देखा था। अच्छा, किसने? एंटनी वैन लीवनहोक ने 1674 में। उन्होंने तालाब के पानी की एक बूंद में वो छोटे छोटे जानवरों को तैरते हुए देखा। वाह। तो एक तरफ था एक खाली बेजान शहर और दूसरी तरफ थी उस शहर की हलचल। इन दो खोजों के बीच का जो अंतर था, उसी ने जीव विज्ञान की नींव रखी। मतलब ये सिर्फ कुछ देखने से कहीं ज्यादा था। हाँ, ये समझने की शुरुआत थी कि जीवन एक बहुत ही व्यवस्थित सूक्ष्म स्तर पर बना है। और इसी समझ से फिर पैदा हुआ कोशिका सिद्धांत, द सेल थ्योरी। हाँ, 1838-39 में दो वैज्ञानिकों ने, श्लाइडन और श्वान ने, उन्होंने कहा कि सभी जीवित चीजें, चाहे वो पौधे हों या जानवर,
इन कोशिकाओं से ही बनी है। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि इस सिद्धांत में एक बहुत बड़ा सवाल अधूरा था। मतलब ठीक है, हम सब कोशिकाओं से बने हैं, पर ये कोशिकाएं आती कहाँ से हैं? क्या ये बस हाँ, क्या वे बस यूं ही बन जाती हैं? ये उस समय का सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि उस वक्त स्वतः जनन यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन का सिद्धांत बहुत माना जाता था। अच्छा, वो वाला कि जीवन कीचड़ या सड़ते हुए मांस जैसी निर्जीव चीजों से पैदा हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने एक लाइन कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला इज सेलुला। जिसका मतलब है हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही आती है। वाह, ये एक क्रांतिकारी विचार था। इसका मतलब था कि जीवन की एक निरंतरता है, एक अटूट श्रृंखला जो अरबों सालों से चली आ रही है, एक कोशिका से दूसरी में। मतलब हम सब, आप और मैं, हम सब उस पहली कोशिका से सीधे जुड़े हुए हैं। हाँ, इसने जीवन को निर्जीव पदार्थों से हमेशा के लिए अलग कर दिया। लेकिन विज्ञान की खूबसूरती तो अपवादों में होती है ना? हमेशा। वायरस को ही ले लीजिए, वो इस परिभाषा में कहाँ फिट होते हैं? वे तो अकोशिकीय होते हैं। बिल्कुल, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की एक रहस्यमयी कड़ी है, एक पहेली की तरह। हाँ, जब तक वे किसी जीवित कोशिका के बाहर हैं, वे एक धूल के कण जितने निर्जीव हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें एक मेजबान कोशिका मिलती है, वो जिंदा हो जाते हैं। वो उसकी पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं और एक तरह से जिंदा उठते हैं। वे कोशिका सिद्धांत के नियमों को तोड़ते हैं और इसीलिए वे इतने खतरनाक और दिलचस्प भी हैं। तो अब जब हम ये जानते हैं कि जीवन कोशिकाओं से आता है, तो क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? स्रोतों में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जिक्र है। सुनने में ये बहुत तकनीकी शब्द लगते हैं, पर क्या इनके बीच का अंतर वाकई इतना बड़ा है? ये जीवन के इतिहास का शायद सबसे बड़ा विभाजन है। अच्छा, आप इसे एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट और एक विशाल कई विभागों वाले शहर के बीच का अंतर समझ सकते हैं। ठीक है, समझाइए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया, वो स्टूडियो अपार्टमेंट है, सब कुछ एक ही कमरे में है। उनका डीएनए, जैसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, बस साइटोप्लाज्म में एक कोने में पड़ा रहता है। कोई दीवारें नहीं, कोई अलग कमरे नहीं? कुछ नहीं। एक मिनट, उनका डीएनए बस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है, क्या वो उलझता नहीं या खराब नहीं होता? उसे सुरक्षित रखने का कोई सिस्टम नहीं है? उनका सिस्टम उनकी सादगी में ही छिपा है। उनका डीएनए आमतौर पर एक गोलाकार लोप होता है जो बहुत सघन होता है। अच्छा, ये यूकैरियोटिक डीएनए की तरह जटिल नहीं है, जिसे व्यवस्थित रखने के लिए हिस्टोन नाम के खास प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो सादगी ही इनकी ताकत है। बिल्कुल, वे बहुत तेजी से विभाजित हो सकते हैं और किसी भी माहौल में ढल सकते हैं। तो फिर यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी हमारा शहर, वो इतना जटिल क्यों है? इन अलग अलग कमरों या अंगों, ऑर्गेनेल्स का क्या फायदा है? फायदा है विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन। यूकैरियोटिक कोशिका में हर काम के लिए एक अलग विभाग है जो एक झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है। इससे कोशिका एक ही समय में हजारों अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाएं कर सकती है, और वो भी बिना एक दूसरे में दखल दिए। और सबसे जरूरी विभाग कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ये शहर का सिटी हॉल या कंट्रोल सेंटर है, जहां शहर का सारा ब्लूप्रिंट यानी डीएनए सुरक्षित रखा है। और स्रोतों में राइबोसोम के आकार का भी जिक्र है, 70S और 80S। ये एक अक्षर का फर्क इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये छोटा सा अंतर जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। सच में? कैसे? कई एंटीबायोटिक्स जैसे टेट्रासाइक्लिन इसी अंतर का फायदा उठाती हैं। वे बैक्टीरिया के 70S राइबोसोम को, मतलब उनकी प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियों को, जाम कर देती हैं। लेकिन हमारी कोशिकाओं पर असर नहीं करती। ये तो कमाल है। तो चलिए इस यूकैरियोटिक शहर के अंदर एक चक्कर लगाते हैं। जरूर। आपने सिटी हॉल यानी केंद्रक का जिक्र किया, जो डीएनए को सुरक्षित रखता है। लेकिन एक शहर सिर्फ ऑफिस से तो नहीं चलता, उसे चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। हाँ, पावर चाहिए। इस शहर के पावर प्लांट्स कहाँ हैं? उसके लिए एक खास अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे अक्सर कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। हाँ, ये तो स्कूल से सुनते आ रहे हैं। ये हमारे भोजन जैसे ग्लूकोज को लेता है और उसे एटीपी नाम की ऊर्जा की करेंसी में बदल देता है। यही एटीपी शहर की हर गतिविधि को ऊर्जा देती है, चाहे वो प्रोटीन बनाना हो या कोशिका का विभाजन। पावर हाउस नाम तो ठीक है, पर स्रोतों में एक और बात कही गई है जो मुझे हमेशा हैरान करती है। कौन सी? कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। हाँ, और ये कोशिका जीव विज्ञान की सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना गोलाकार डीएनए और 70S राइबोसोम है। 70S? हाँ, ठीक एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की तरह। इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त यानी सेमी ऑटोनॉमस अंग कहते हैं। एक मिनट, इसका मतलब हमारी हर कोशिका के अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे जीव रह रहे हैं जो तकनीकी रूप से हम नहीं हैं। एक तरह से हाँ। ये तो ऐसा है जैसे हमारे शरीर के हर शहर में अपना अलग पावर ग्रिड हो, जो अरबों साल पहले बाहर से आकर बस गया था। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ रह नहीं रहे, इनके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है ना? हाँ, यही थ्योरी कहती है कि अरबों साल पहले एक बड़ी कोशिका ने एक छोटे बैक्टीरिया को निगल लिया, लेकिन उसे पचाने के बजाय उसके साथ एक साझेदारी कर ली। वो बैक्टीरिया आज माइटोकॉन्ड्रिया है। ये तो जीवन की सबसे बड़ी साझेदारियों में से एक हुई। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि विकास सिर्फ प्रतिस्पर्धा का नाम नहीं है, बल्कि सहयोग का भी है। यह विश्वसनीय है। ठीक है, तो शहर के पास सिटी हॉल केंद्रक है और पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया भी। लेकिन एक शहर को सामान बनाने और उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए फैक्ट्री और सड़कों की भी जरूरत होती होगी। निश्चित रूप से। और ये काम करता है कोशिका का औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। अच्छा। इसकी शुरुआत होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER से, जो झिल्लियों का एक विशाल नेटवर्क है।
इसे आप कोशिका की प्रोडक्शन लाइन समझ सकते हैं। इसके भी प्रकार होते हैं। हाँ, इसका एक हिस्सा खुरदुरा प्रोटीन बनाता है, जबकि दूसरा हिस्सा चिकना फैट और लिपिड बनाता है और शहर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। और जब ये सामान बन जाता है तो उसकी पैकेजिंग और शिपिंग कौन करता है? उसके लिए है गोल्जी उपकरण, गोल्जी अपैरेटस। ट्रैफिक पुलिस। हाँ, यह कोशिका का अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर। ये से आने वाले कच्चे माल को लेता है, उसे फाइनल टच देता है, उस पर सही एड्रेस लेबल लगाता है और फिर उसे पैक करके उसकी सही मंजिल पर भेज देता है। वाह, चाहे वो मंजिल कोशिका के अंदर हो या बाहर। ये पूरा सिस्टम तो बहुत व्यवस्थित लगता है। लेकिन हर शहर में कचरा और टूटी फूटी चीजें भी तो होती हैं। कोशिका का वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट कौन सा है? उसका नाम थोड़ा नाटकीय है, लाइसोसोम। अच्छा, इसे आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं ना? हाँ, सुसाइड बैग। ये तो बहुत डरावना लगता है। नाम डरावना है पर काम बहुत जरूरी है। लाइसोसोम छोटी थैलियां हैं जिनमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। और ये क्या करते हैं? वे कोशिका के अंदर के कचरे, खराब हो चुके अंगों और बाहर से आए हमलावरों को पचा जाते हैं। लेकिन अगर कोशिका खुद ही खराब हो जाए तो? हाँ, अगर कोशिका खुद संक्रमित हो जाए या कैंसरग्रस्त होने लगे तो ये लाइसोसोम फट जाता है और अपने एंजाइमों से पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है। ये तो सुनने में बहुत हिंसक लगता है, लेकिन शायद ये जरूरी भी है। बहुत जरूरी। मतलब एक खराब या संक्रमित कोशिका को पूरे शरीर के भले के लिए खुद को खत्म करना पड़ता है। हाँ, ये तो एक सैनिक की तरह है जो टीम के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। इसे ऑटोलिसिस कहते हैं और ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हमने अब तक जंतु कोशिका के शहर की बात की, लेकिन पादप कोशिकाएं तो थोड़ी अलग होती हैं। हाँ, काफी अलग। उनके शहर में कुछ खास इमारतें भी होती होंगी। स्रोतों में कोशिका भित्ति और प्लास्टिड्स का जिक्र है। हाँ, पादप कोशिका का शहर एक किले की तरह है। किले की तरह? उसकी प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सेल्यूलोज से बनी एक मोटी मजबूत दीवार होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये उसे एक निश्चित आकार और सुरक्षा देती है, जो जंतु कोशिकाओं में नहीं होती। इसीलिए वे ज्यादा लचीली होती हैं। और प्लास्टिड, क्या ये पादप कोशिका के सोलर पैनल है? हाँ, बहुत अच्छी उपमा है। प्लास्टिड में सबसे महत्वपूर्ण है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है और वो प्रकाश संश्लेषण करता है। बिल्कुल, ये सूर्य की रोशनी को पकड़कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाता है। तो हाँ, यह शहर का अपना सोलर पावर प्लांट है जो उसे आत्मनिर्भर बनाता है। और क्या माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका भी अपना डीएनए होता है? हाँ, क्लोरोप्लास्ट भी एक प्राचीन बैक्टीरिया का वंशज माना जाता है जिसका अपना डीएनए और 70S राइबोसोम होते हैं। एक और सिम्बायोटिक पार्टनर? कमाल है। और क्या पादप कोशिकाओं में कुछ और भी अलग होता है? एक बहुत बड़ा अंतर है रिक्तिका यानी वैक्यूल का। अच्छा। पादप कोशिकाओं में एक बहुत बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जो कोशिका का कभी-कभी 90% तक हिस्सा घेर सकती है। 90%? हाँ, यह शहर का पानी का टावर और गोदाम दोनों हैं। यह पानी जमा करती है जिससे कोशिका को कठोरता मिलती है और पोषक तत्वों और अपशिष्ट को भी स्टोर करती है। और जंतु कोशिकाओं में? उनमें ये या तो होती ही नहीं या बहुत छोटी और अस्थायी होती है। तो अगर हम दोनों की तुलना करें तो जंतु कोशिका एक लचीला गतिशील शहर है, जबकि पादप कोशिका एक मजबूत आत्मनिर्भर किला है। सही। और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होता है जो शहर के विस्तार यानी कोशिका विभाजन में मदद करता है, जो पादप कोशिका में नहीं होता। बिल्कुल। और उनके भोजन स्टोर करने का तरीका भी अलग है। वो कैसे? पादप कोशिकाएं ऊर्जा को स्टार्च के रूप में जमा करती हैं, जैसे आलू में होता है। और जंतु कोशिकाएं? हम उसे ग्लाइकोजन के रूप में जमा करते हैं जो हमारे लिवर और मांसपेशियों में होता है। ये सब जानने के बाद जब हम अलग अलग कोशिकाओं के आकार के बारे में सोचते हैं तो दिमाग चकरा जाता है। हाँ, इनमें बहुत विविधता है। स्रोतों में कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग, और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, एक ऐसा बैक्टीरिया जो इतना छोटा है कि उसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। भी हो सकती है। कुछ न्यूरॉन्स आपकी रीढ़ की हड्डी से लेकर आपके पैर के अंगूठे तक जाते हैं जो 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। 1 मीटर? हाँ, वे शरीर के टेलीकॉम केबल हैं। अद्भुत। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक शब्द बार बार आता है, प्रोटोप्लाज्म। हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा था। ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म कोई एक अंग नहीं है बल्कि कोशिका के अंदर का पूरा जीवित पदार्थ है। मतलब? यानी साइटोप्लाज्म और केंद्रक को मिलाकर ये वो सूप है, वो माध्यम है जिसमें शहर की सारी गतिविधियां होती हैं। तो ये जीवन का मंच है? बिल्कुल, ये वो मंच है जिस पे जीवन का नाटक खेला जाता है। बिना प्रोटोप्लाज्म के कोशिका सिर्फ एक खाली दीवार है, जैसा रॉबर्ट हुक ने देखा था। प्रोटोप्लाज्म ही उसे जीवित बनाता है। तो आज हमने कोशिका के शहर की एक शानदार यात्रा की। हमने देखा कि ये सिर्फ अंगों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि एक गतिशील, सहयोगी और अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान प्रणाली है। हर कोशिका में एक पूरी दुनिया है। बिल्कुल। इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमने चर्चा की कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अर्ध स्वायत्त हैं जिनका अपना डीएनए होता है। हाँ। लगभग जैसे कि वे हमारी कोशिकाओं के अंदर रहने वाले अलग जीव हों। ये सोचने वाली बात है। तो यह हमें एक एकल जीव की परिभाषा पर फिर से सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सच में एक हैं या हम अरबों जीवित प्राणियों का एक चलता फिरता समुदाय हैं जो अरबों सालों की साझेदारी का नतीजा है? वाह! यह सवाल जीवन के इतिहास और हमारे अपने अस्तित्व के बारे में एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स की। बायोमोलिक्यूल्स। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स। ये वो अणु हैं जो हमें बनाते हैं, हमें चलाते हैं और असल में हमें
हम बनाते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस टॉपिक पर एक तरह की डिटेल्ड गाइड है। हाँ, और ये गाइड हमें शरीर की, आप कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर फैक्ट्री के अंदर ले जाती है। फैक्ट्री, ये अच्छा शब्द है। ये दिखाती है कि कैसे कुछ मुट्ठी भर तरह के अणु मिलकर इतनी जटिल मशीन यानी हमारा शरीर बनाते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इस फैक्ट्री के टूर पर चलना। हम ये समझेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मतलब ये सब असल में है क्या और ये कैसे काम करते हैं। और कोशिश करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स साइंस को थोड़ा आसान बनाया जाए। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस दुनिया को जरा खोल कर समझते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शायद फैक्ट्री के फ्यूल से। कार्बोहाइड्रेट से। क्योंकि बिना एनर्जी के कोई फैक्ट्री नहीं चलती। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ही है कार्बन के हाइड्रेट्स, शरीर के लिए सबसे तेज और सबसे पसंदीदा एनर्जी सोर्स। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये 3 तरह के होते हैं, मोनो, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स। ये नाम थोड़े भारी लगते हैं थोड़े। क्या हम इसे आसान बना सकते हैं? जैसे ये क्या हैं और हम इन्हें कहाँ पाते हैं? जरूर। सोचिए ये चीनी की ईंटें हैं। ईंटें, ठीक है। मोनोसैकेराइड एक अकेली ईंट है, सबसे सिंपल, जैसे ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज। ये वही ग्लूकोज है जो हमारे खून में दौड़ता है और हमें तुरंत एनर्जी देता है। या फिर फ्रक्टोज जो फलों में मिलता है और जो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी चीनी है ना? बिल्कुल। तो मतलब ग्लूकोज हो गई इंस्टेंट एनर्जी, जैसे एक स्प्रिंटर को चाहिए। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात सोर्सेज में लिखी थी कि गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये दिमाग और नर्व सेल्स के विकास के लिए जरूरी होता है। अच्छा। अब अगर आप 2 से 10 ईंटों को जोड़ दें तो वो बन जाता है ओलिगोसैकेराइड। 2 से 10। ठीक है। इसका सबसे आम उदाहरण है सुक्रोज, यानी हमारी चाय कॉफी वाली चीनी। ये तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से मिलकर बनती है। और दूध में मिलने वाली लैक्टोज भी इसी कैटेगरी में आती है। लैक्टोज भी इसी में है, बिल्कुल। तो फिर पॉलीसैकेराइड क्या हुआ? एक पूरी दीवार। एकदम सही पकड़ा। पॉलीसैकेराइड हजारों ग्लूकोज की ईंटों से बनी एक लंबी चेन या दीवार है। हजारों? हाँ, ये एनर्जी का गोदाम है, जैसे आलू या चावल में मिलने वाला स्टार्च। ओके। जब आप इसे खाते हैं तो शरीर धीरे धीरे एक एक ईंट मतलब ग्लूकोज तोड़कर एनर्जी लेता रहता है। इसीलिए मैराथन रनर रेस से पहले पास्ता खाते हैं? बिल्कुल, ताकि उन्हें धीरे धीरे लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहे। ये तो समझ आ गया, लेकिन सोर्सेज में एक और बात थी कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसका क्या मतलब है? क्या ये जानना जरूरी है? ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन इसका एक दिलचस्प मतलब है। नॉन रिड्यूसिंग होने का मतलब है कि ये रासायनिक रूप से बहुत स्थिर है, स्टेबल है। स्टेबल कैसे? इसीलिए पौधे इसे एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिना इस चिंता के कि ये रास्ते में किसी और चीज से रिएक्ट कर जाएगा। अच्छा। और इसी स्थिरता की वजह से हमारी कैंडी और मिठाइयां लंबे समय तक खराब नहीं होती। वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है। तो हमने इंस्टेंट फ्यूल यानी ग्लूकोज और स्लो रिलीज फ्यूल यानी स्टार्च की बात कर ली। लेकिन क्या होता है जब शरीर को एनर्जी लंबे समय के लिए स्टोर करनी हो, मतलब हफ्तों या महीनों के लिए? क्या उसके लिए भी कोई व्यवस्था है? बेहतरीन सवाल। और यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है लिपिड्स की। फैट्स। हाँ, जिन्हें हम आम भाषा में फैट्स या वसा कहते हैं। ये शरीर के अल्ट्रा एफिशिएंट पावर बैंक्स हैं। पावर बैंक? ये कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं। हम अक्सर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में सुनते हैं। हमारे सोर्सेज के मुताबिक इन दोनों में बस एक छोटे से केमिकल बॉन्ड का फर्क है, लेकिन सेहत पर इसका असर जमीन आसमान का होता है। ये कैसे हो सकता है? ये बायोकेमिस्ट्री की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है एक्चुअली। सैचुरेटेड फैट्स की जो कार्बन चेन होती है उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स? हाँ, इससे ये चेन एकदम सीधी रहती है और ये अणु एक दूसरे पर आसानी से चिपक जाते हैं, स्टैक हो जाते हैं, और इसीलिए ये कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। जैसे मक्खन या घी? बिल्कुल, मक्खन, घी। मतलब उनकी सीधी संरचना उन्हें जमने में मदद करती है। तो फिर अनसैचुरेटेड फैट्स? अनसैचुरेटेड फैट्स में कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। ओके। और ये डबल बॉन्ड चेन में एक मोड़, एक किंक पैदा कर देता है। किंक, एक मोड़? हाँ, अब ये टेढ़े मेढ़े अणु एक दूसरे पर ठीक से फिट नहीं हो पाते और इसीलिए ये कमरे के तापमान पर तरल रहते हैं। जैसे जैतून का तेल या सूरजमुखी का तेल। सूरजमुखी का तेल। हाँ, और यही किंक उन्हें हमारी धमनियों में चिपकने से भी रोकता है, इसलिए उन्हें दिल के लिए बेहतर माना जाता है। कमाल है। मतलब मक्खन और तेल के बीच का सारा फर्क बस कुछ मुड़ी हुई चेन का है। बस इतना सा। तो फ्यूल और पावर बैंक का इंतजाम हो गया, लेकिन एक फैक्ट्री को चलाने के लिए सिर्फ एनर्जी काफी नहीं है, हमें वर्कर्स और मशीनें भी तो चाहिए जो असल काम करें। और शरीर की फैक्ट्री में वो वर्कर्स और मशीनें हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स? ये शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारी मांसपेशियां, बाल, त्वचा, सब कुछ। सब प्रोटीन से बना है? हाँ, ये अमीनो एसिड्स नाम की 20 अलग-अलग तरह की छोटी इकाइयों से बनते हैं। सोर्सेज में लिखा है कि इन 20 में से 9 एसेंशियल यानी जरूरी अमीनो एसिड है जो हमें खाने से ही लेने पड़ते हैं। बिल्कुल, मतलब हमारा शरीर इन्हें खुद नहीं बना सकता। अच्छा। और ये प्रोटीन सिर्फ ढांचा नहीं बनाते बल्कि काम भी करते हैं, लेकिन उनका काम इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस आकार में मुड़े हुए हैं। उनका 3D स्ट्रक्चर? हाँ, उनका स्ट्रक्चर। सोर्सेज में इसकी 4 लेवल्स की संरचना बताई गई है। इसे ऐसे समझिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर है एमिनो एसिड की एक सीधी लड़ी, जैसे मोतियों की माला। ठीक है, मोतियों की एक माला। फिर अब अगर आप उस माला को घुमाकर एक स्प्रिंग, जिसे अल्फा हेलिक्स कहते हैं, या फिर एक साड़ी की प्लेट, जिसे बीटा शीट कहते हैं, जैसा आकार दें, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा, स्प्रिंग या प्लेट?
हमारे बालों में जो केराटिन प्रोटीन है वो इसी का एक उदाहरण है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो रही है। आगे क्या होता है? अब उस स्प्रिंग या प्लेट को और ज्यादा मोड़कर एक जटिल 3D गोला बना दीजिए। एक गोला? हाँ, यह है टर्शरी स्ट्रक्चर, और यही 3D आकार तय करता है कि प्रोटीन क्या काम करेगा। ये एक ताले की तरह है जिसका एक खास आकार है और उसमें एक खास चाबी ही लग सकती है। और यहीं पे वो मशहूर उदाहरण फिट होता है कि आप अंडे को उबाल तो सकती हैं पर उबाल नहीं सकती। एकदम सही। जब आप अंडे को गर्म करती हैं तो गर्मी से उसके प्रोटीन का ये नाजुक 3D स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, टूट जाता है। माला तो वही रहती है, लेकिन उसका आकार हमेशा के लिए बदल जाता है। इसी को डीनेचुरेशन कहते हैं। समझ गए। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तब बनता है जब ऐसी कई 3D यूनिट्स मिलकर एक बड़ी मशीन बनाती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन जो हमारे खून में ऑक्सीजन ले जाता है। उसमें 4 यूनिट्स होती हैं, राइट? हाँ, उसमें ऐसी 4 यूनिट्स होती हैं। तो ये प्रोटीन वो मशीनें हैं जो सारे काम करती हैं, और इन्हीं में से कुछ खास मशीनें हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं, है ना? बिल्कुल। ये शरीर के सुपर फास्ट वर्कर्स हैं। हाँ, एंजाइम वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो शरीर में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को लाखों गुना तेज कर देते हैं। इनके बिना हमारा पाचन या एनर्जी बनाना इतना धीमा होगा कि हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। और लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। लगभग सभी। सोसिस में एक इंड्यूस्ड फिट मॉडल का जिक्र है। ये लॉक एंड की मॉडल से कैसे अलग है? पहले माना जाता था कि एंजाइम एक ताला है, मतलब लॉक, हाँ और जिस अणु पर वो काम करता है, सबस्ट्रेट, वो एक चाबी है, की, जो परफेक्टली फिट होती है। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहता है कि एंजाइम थोड़ा लचीला होता है। लचीला? हाँ, जब सबस्ट्रेट पास आता है तो एंजाइम अपना आकार थोड़ा बदलकर उसे कस के पकड़ लेता है, जैसे एक दस्ताना हाथ में फिट होने के लिए थोड़ा एडजस्ट होता है। ये तो ज्यादा स्मार्ट डिजाइन लगता है। अब एक सवाल, क्या ये मशीनें अपने आप काम करती हैं या इन्हें चलाने के लिए किसी और चीज की भी जरूरत पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल। कई एंजाइम्स को काम करने के लिए एक नॉन प्रोटीन हेल्पर की जरूरत होती है, जिसे कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर? और मजे की बात यह है कि ये कोफैक्टर्स अक्सर विटामिन या खनिज होते हैं। अच्छा। जैसे कई बी विटामिन एंजाइम को एक्टिवेट करने वाली चाबी का काम करते हैं। देखा, यहाँ विटामिन्स का एक और कनेक्शन मिला। तो अब हमारे पास फैक्ट्री का फ्यूल है, मशीनरी भी है, लेकिन इस पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल या ब्लूप्रिंट कहाँ है? कौन बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है और कब? और वो ब्लूप्रिंट है हमारा जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। डीएनए जीवन की मास्टर रेसिपी बुक है। इसमें वो सारी जानकारी है जो हमें बनाती है। मुझे हमेशा डीएनए और आरएनए में कंफ्यूजन होता है। दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, तो हमें दो की जरूरत क्यों है? इसे ऐसे समझिए, डीएनए एक बहुत कीमती ओरिजिनल रेसिपी बुक है जो लाइब्रेरियन यानी न्यूक्लियस के ऑफिस में सुरक्षित रखी है। ठीक है। आप उसे किचन यानी सेल का बाकी हिस्सा में ले जाकर गंदा नहीं करना चाहेंगे। सही बात है। तो जब आपको कोई रेसिपी मतलब कोई प्रोटीन बनाना होता है तो आप उस पेज की एक फोटोकॉपी बनाते हैं। अच्छा, वो फोटोकॉपी है आरएनए। आरएनए एक फोटोकॉपी है? हाँ। वो किचन में ले जाई जा सकती है, इस्तेमाल की जा सकती है, और अगर खराब भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ओरिजिनल तो सुरक्षित है। ये बहुत अच्छा तरीका है समझाने का। यही वजह है कि डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। उसकी डबल हेलिक्स संरचना और खास शुगर उसे पीढ़ियों तक सुरक्षित रखती है, जबकि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड वाली वर्किंग कॉपी है जो कम स्टेबल होती है। ये सबसे आसान एक्सप्लेनेशन था जो मैंने आज तक सुना है। मास्टर ब्लूप्रिंट और उसकी फोटोकॉपी। और सोर्सेस के मुताबिक इनके अक्षरों में भी एक फर्क है। डीएनए में ए, टी, सी, जी होता है और आरएनए में टी की जगह यू होता है। बिल्कुल, वो इस फोटोकॉपी का एक छोटा सा निशान है जिससे सेल को पता चलता है कि ये ओरिजिनल नहीं है। तो अब हमारे पास ब्लूप्रिंट भी है। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी चीजों की जिनके बिना ये पूरी फैक्ट्री ठप पड़ सकती है। विटामिन और मिनरल्स। हाँ, बहुत जरूरी है। हमने सुना कि कुछ विटामिन एंजाइम के लिए चाबी का काम करते हैं। और क्या भूमिका है इनकी? इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। इन्हें दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। एक है फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलने वाले विटामिन के, ई, डी और ए। केड, इसे कीड़ा से याद रख सकते हैं। हाँ, कीड़ा। ये शरीर में जमा हो सकते हैं। और दूसरे हैं वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलने वाले बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, जो शरीर में जमा नहीं होते और हमें रोज लेने पड़ते हैं। अच्छा। और हर एक का अपना सुपर स्पेशल काम है। जैसे विटामिन ए यानी रेटिनॉल हमारी आंखों की रोशनी के लिए जरूरी है। इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। हाँ, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो हमारी त्वचा को जोड़े रखता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून आता है। बिल्कुल। और कुछ विटामिन तो और भी खास हैं, जैसे विटामिन डी जिसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। वो सिर्फ विटामिन नहीं बल्कि एक हार्मोन की तरह भी काम करता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों और मांसपेशियों के लिए, आयरन हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन पकड़ने के लिए, आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए, और सोडियम पोटेशियम हमारे नर्वस सिस्टम में सिग्नल भेजने के लिए। ये सब मिलकर उस जटिल ऑर्केस्ट्रा को बजाते हैं जिसे हम जीवन कहते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे कुछ मुट्ठी भर अणु मिलकर जीवन की इतनी अविश्वसनीय कहानी लिखते हैं। बिल्कुल। एनर्जी देने वाली चीनी से लेकर हमारी पहचान बताने वाले डीएनए तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। यही इसकी खूबसूरती है। कोई भी अणु अकेले काम नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते हैं, लेकिन उस एनर्जी को इस्तेमाल करने वाले एंजाइम प्रोटीन से बने हैं। और उन एंजाइम को चलाने के लिए अक्सर विटामिन और खनिज चाहिए होते हैं। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, एक जटिल नेटवर्क। हमारे सोर्सेज में कुछ आखिरी दिलचस्प फैक्ट्स भी हैं, जैसे जानवरों की दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन है। हाँ, जो हमारी त्वचा और हड्डियों में होता है। लेकिन अगर हम पूरे ग्रह की बात करें, पूरे बायोस्फीयर की, तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है
रूबीज को। हाँ, रूबीज को। ये एक एंजाइम है जो पौधों में पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर उसे चीनी में बदलता है। मतलब ये कि पृथ्वी पर जीवन का ज्यादातर मास इसी एक प्रोटीन के काम का नतीजा है। बेसिकली हाँ। एक और कमाल की बात, विटामिन B12 जो इतना जरूरी है, उसे हमारी आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया बनाते हैं। हम खुद नहीं बना सकते। हम नहीं बना सकते। ये दिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर के अंदर भी। आज हम जीवन की 2 सबसे बड़ी कहानियों पर गौर करने जा रहे हैं। एक कहानी है स्थिरता की, मतलब बिल्कुल सटीक कॉपियां बनाने की, जिससे हमारे शरीर बनते हैं और हमारे घाव भरते हैं। और दूसरी कहानी है बदलाव की, जानबूझकर जेनेटिक कोड में फेरबदल करने की, ताकि हर पीढ़ी अनोखी हो। बिल्कुल। ये दोनों ही कहानियां कोशिका विभाजन की हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें कोशिका चक्र, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन की गहराई में ले जाते हैं। और ये सफर एक हैरान करने वाले तथ्य से शुरू होता है। अच्छा, हम सोचते हैं कि जीवन शायद धीमा है, लेकिन एक मानव कोशिका को विभाजित होने में करीब 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे, ठीक है। वहीं बेकिंग में इस्तेमाल होने वाला एक यीस्ट सेल, उसे सिर्फ 90 मिनट लगते हैं। 90 मिनट। और तो और एक ई कोलाई बैक्टीरिया, वो तो हर 20 मिनट में अपनी आबादी दुगनी कर सकता है। 20 मिनट, ये तो अविश्वसनीय है। ये हमें दिखाता है कि जीवन की रफ्तार हर पैमाने पर कितनी अलग है। वाह, तो चलिए इस प्रक्रिया को समझते हैं। कोशिका विभाजन से पहले एक तैयारी का चरण होता है ना, कोशिका चक्र। जी, सेल साइकिल। स्रोत बताते हैं कि इसके 2 मुख्य हिस्से हैं, इंटरफेस और एम फेज। और दिलचस्प बात यह है कि कोशिका अपनी 95% जिंदगी इंटरफेस में बिताती है। बिल्कुल। और इंटरफेस को अक्सर लोग रेस्टिंग फेज कह देते हैं, जो कि मतलब बिल्कुल गलत है। अच्छा, वो आराम नहीं कर रही होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आराम का नहीं बल्कि जबरदस्त तैयारी का दौर है। सोचिए, ये एक बड़ी फैक्ट्री है जो दोगुनी क्षमता से उत्पादन करने की तैयारी कर रही हो। इसके भी 3 हिस्से हैं, G1, S और G2। ठीक है, तो जीवन में कोशिका का आकार बढ़ता है, वो अपने सारे पार्ट्स मतलब अंगों की डुप्लीकेट कॉपी बनाती है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा फैसला भी लिया जाता है। हाँ, स्रोतों में इसे एक चेक पॉइंट कहा गया है। इसका क्या मतलब है? ये एक तरह का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। ओके। G1 चेक पॉइंट पर कोशिका ये जांचती है कि क्या माहौल विभाजन के लिए सही है, क्या उसके पास पर्याप्त पोषक तत्व हैं, और सबसे जरूरी, क्या उसका DNA सही सलामत है। अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ में है, तभी वो आगे बढ़ती है। एक बार इस चेक पॉइंट को पार कर लिया तो उसे विभाजन पूरा करना ही पड़ता है। और अगर जवाब नहीं है तो वो रुक जाती है, या कुछ मामलों में एक शांत अवस्था में चली जाती है, जिसे G0 कहते हैं। G0 अवस्था। जी, हमारी हृदय और तंत्रिका कोशिकाएं वो इसी G0 अवस्था में रहती हैं। वे जिंदा हैं, अपना काम कर रही हैं, लेकिन विभाजित नहीं होती। ये तो थोड़ी डरावनी बात है। इसका मतलब है कि जन्म के समय हमें जो हृदय और तंत्रिका कोशिकाएं मिली, हमें पूरी जिंदगी उन्हीं से काम चलाना है? ज्यादातर मामलों में हाँ। तभी तो इन अंगों में लगी चोट अक्सर स्थायी होती है। बिल्कुल। और इसी G0 अवस्था को बदलना ही रीजेनरेटिव मेडिसिन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। समझ गई। पर एक और सवाल है, जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं, क्या वे हमेशा के लिए ऐसा कर सकती हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं कर सकती। हमारे स्रोत एक दिलचस्प सीमा का जिक्र करते हैं, जिसे हेफ्लिक लिमिट कहते हैं। हेफ्लिक लिमिट? जी, एक सामान्य मानव कोशिका लगभग 50 बार विभाजित होने के बाद रुक जाती है। 50 बार बस? हाँ, उसके गुणसूत्रों के जो सिरे होते हैं, टेलोमियर, वो हर विभाजन के साथ छोटे होते जाते हैं, जैसे मोमबत्ती जलती है। जब वे बहुत छोटे हो जाते हैं तो विभाजन रुक जाता है। ये तो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा हुआ फिर? बिल्कुल, हम इस पर बाद में और बात करेंगे। ठीक है, तो जीवन के बाद आता है एस फेज, सिंथेसिस फेज। यहाँ क्या बनता है? यहाँ सबसे कीमती चीज बनती है, DNA। ओके। इस चरण में कोशिका अपने पूरे जेनेटिक ब्लूप्रिंट की एक सटीक कॉपी बनाती है। और एक बहुत जरूरी बात जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, बताइए। DNA की मात्रा तो दोगुनी हो जाती है, 2C से 4C, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है, 2N। अच्छा, ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और जंतु कोशिकाओं में सेंट्रियोल भी इसी चरण में दोगुने हो जाते हैं, जो बाद में विभाजन में मदद करते हैं। और फिर आता है G2 चरण, जहां विभाजन के लिए जरूरी प्रोटीन बनते हैं। सही। और फिर कोशिका उस 5% समय में प्रवेश करती है जिसे M फेज कहते हैं, यानी वास्तविक विभाजन। यहीं से हमारी पहली कहानी माइटोसिस की शुरू होती है। हाँ, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। इसे समीकरणीय विभाजन भी कहते हैं। समीकरणीय क्योंकि इससे बनने वाली 2 नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिका के बिल्कुल बराबर रहती है। जैसी। जी। इसकी खोज वॉल्थर फ्लेमिंग ने सैलमेंडर की कोशिकाओं में की थी। यह हमारे शरीर में वृद्धि और मरम्मत की प्रक्रिया है। तो चलिए इसके चरणों को देखते हैं। पहला है प्रोफेज, जो सबसे लंबा चरण है ना? हाँ, ये सबसे लंबा है। तो इसमें हो क्या रहा होता है? प्रोफेज में कोशिका के अंदर का वो जो उलझा हुआ धागा होता है, क्रोमेटिन, वो कसकर मोटे दिखाई देने वाले गुणसूत्रों में बदल जाता है। अच्छा। आप इसे ऐसे समझ सकती है जैसे बहुत सारे ऊन के धागों को करीने से लपेटकर ऊन के गोले बना दिए गए हों, ताकि उन्हें आसानी से बांटा जा सके। बिल्कुल। और साथ ही केंद्रक को घेरने वाली झिल्ली घुलने लगती है। इसके बाद आता है मेटाफेज,
स्रोत कहते हैं कि ये गुणसूत्रों का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा चरण है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटाफेज में सारे गुणसूत्र कोशिका के बिल्कुल बीच में एक सीधी लाइन में खड़े हो जाते हैं, जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। एक तरह की बायोलॉजिकल परेड। हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक परेड जहां हर गुणसूत्र की गिनती होती है और ये पक्का किया जाता है कि सब सही जगह पर है। यहीं पर कोशिका के सूक्ष्म रस से स्पिंडल फाइबर्स हर गुणसूत्र से आकर जुड़ते हैं। ओके। चूंकि वो यहाँ सबसे साफ और व्यवस्थित होते हैं, वैज्ञानिक इसी चरण में उनकी तस्वीरें लेते हैं। ये परेड वाली बात से बहुत अच्छी तरह समझ आया। तो एक बार जब सब लाइन में लग गए, तब आता है एनाफेज। ये सबसे छोटा लेकिन सबसे नाटकीय चरण लगता है। बिल्कुल, ये बहुत तेज और निर्णायक होता है। जैसे ही कोशिका को गो सिग्नल मिलता है, हर गुणसूत्र का सेंट्रोमियर, वो हिस्सा जो उसकी दो भुजाओं को जोड़ता है, जी, वो दो हिस्सों में टूट जाता है। और फिर स्पिंडल फाइबर्स उन अलग हुई भुजाओं को, जिन्हें अब हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, कोशिका के विपरीत सिरों की ओर खींचते हैं। ये तो एक बहुत ही नियंत्रित खिंचाव लगता है। हाँ, बहुत ही ज्यादा। और इसी चरण में गुणसूत्रों का V, L, J या I जैसा आकार सबसे अच्छी तरह देखा जा सकता है। और आखिर में टेलोफेज। यहाँ क्या होता है? टेलोफेज में सब कुछ प्रोफेज का उल्टा होता है। अच्छा, रिवर्स में। जी, गुणसूत्र दोनों सिरों पर पहुंच चुके होते हैं। अब वे वापस खुलना शुरू करते हैं और फिर से क्रोमैटिन धागे बन जाते हैं। उनके चारों ओर नई केंद्रक झिल्लियां बनने लगती हैं। इस तरह एक कोशिका के अंदर दो नए केंद्रक तैयार हो जाते हैं। लेकिन अभी भी कोशिका तो एक ही है, बस उसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं। तो ये पूरी तरह से दो में कैसे बंटती है? ये अंतिम चरण है, साइटोकाइनेसिस, मतलब कोशिका द्रव्य का बंटवारा। ओके। जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली बाहर से अंदर की ओर पिचकना शुरू करती है, जैसे किसी गुब्बारे को बीच से दबाया जा रहा हो। और वो दो में बंट जाता है। जी, लेकिन पादप कोशिकाओं में एक सख्त कोशिका भित्ति होती है। हाँ, सेल वॉल। तो वो कैसे विभाजित होती हैं? वो तो पिचक नहीं सकती। नहीं, वो नहीं पिचक सकती। उनमें विभाजन अंदर से बाहर की ओर होता है। अंदर से बाहर? हाँ, कोशिका के बीच में एक नई दीवार बननी शुरू होती है, जिसे सेल प्लेट कहते हैं। ये धीरे धीरे बढ़ती है और पुरानी दीवारों से जुड़ जाती है और एक कोशिका दो में बंट जाती है। वाह, तो ये थी माइटोसिस की कहानी। 1 से 2, 2 से 4, बिल्कुल समान कोशिकाएं बनाने की प्रक्रिया। जी, जो हमारे शरीर का निर्माण करती है। लेकिन अगली पीढ़ी बनाने के लिए हमें कुछ पूरी तरह से अलग चाहिए। हमें एक ऐसी प्रक्रिया चाहिए जो समान नहीं बल्कि अद्वितीय कोशिकाएं बनाए। बिल्कुल। यहीं पर हमारी दूसरी कहानी मायोसिस की शुरू होती है। एकदम सही। मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन कहते हैं। न्यूनीकरण मतलब रिडक्शनल, क्यों? क्योंकि ये जनन कोशिकाओं में युग्मक यानी स्पर्म और एग बनाने के लिए होता है। हाँ। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। 2n से n। आधी। ठीक है। यह दो हिस्सों में होता है, मायोसिस 1 और मायोसिस 2। असली जादू यानी गुणसूत्रों की संख्या का आधा होना वो मायोसिस 1 में होता है। मायोसिस 1 का प्रोफेज 1 ये सबसे लंबा और सबसे जटिल चरण है ना? ऐसा लगता है कि कोशिका यहाँ बहुत मेहनत कर रही है। हाँ, और यही वो घटना है जो जीवन में विविधता का मुख्य स्रोत है। अच्छा। इसके एक उपचरण पैकेटीन में हाँ। समजात गुणसूत्रों के जोड़े, मतलब एक माँ से और एक पिता से मिला हुआ गुणसूत्र। जी, वो एक दूसरे से लिपटते हैं और अपने जेनेटिक हिस्सों की अदला बदली करते हैं। इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर। इसी वजह से भाई बहन एक दूसरे से अलग दिखते हैं। बिल्कुल, यही विकास का इंजन है। ये तो सचमुच प्रकृति का एक मास्टर स्ट्रोक है। स्रोतों में एक और अविश्वसनीय तथ्य का उल्लेख है जो इसके अगले उपचरण डिप्लोटीन से संबंधित है। जी, ये जीव विज्ञान के सबसे असाधारण तथ्यों में से एक है। मानव मादाओं में उनके सारे अंडाणु जन्म से पहले ही मायोसिस शुरू कर देते हैं। जन्म से पहले ही? हाँ, और इसी डिप्लोटीन अवस्था में आकर रुक जाते हैं सालों तक। कभी कभी तो 30-40 सालों तक वो इसी रुकी हुई अवस्था में रहते हैं। 40 साल तक एक ही अवस्था में? जी, यौवन के बाद हर महीने उनमें से कोई एक अंडाणु अपनी मायोसिस की प्रक्रिया पूरी करता है। तो इतने सालों तक एक ही अवस्था में रुके रहने का क्या मतलब है? क्या इससे कोई समस्या हो सकती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इतने लंबे समय तक रुके रहने से कोशिका की मशीनरी में गड़बड़ी की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। जब दशकों बाद मायोसिस फिर से शुरू होता है तो गुणसूत्रों के ठीक से अलग न हो पाने का खतरा बढ़ जाता है। और इसी वजह से यही एक कारण है कि ज्यादा उम्र की माताओं से जन्म लेने वाले बच्चों में डाउन सिंड्रोम जैसी गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब एक सवाल जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है, माइटोसिस के एनाफेज और मायोसिस 1 के एनाफेज 1 में सबसे बड़ा अंतर क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है और इसे समझना जरूरी है। याद कीजिए, मायोसिस के एनाफेज में क्या होता था? सेंट्रोमियर टूटता था और सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते थे। सही, लेकिन मायोसिस 1 के एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर नहीं टूटता। नहीं टूटता? नहीं, इसके बजाय समजात गुणसूत्रों के पूरे जोड़े अलग हो जाते हैं। मतलब पूरा का पूरा पिता वाला गुणसूत्र एक तरफ और पूरा का पूरा माँ वाला गुणसूत्र दूसरी तरफ चला जाता है। अच्छा, तो यहाँ क्रोमैटिड्स ने बल्कि पूरे के पूरे गुणसूत्र अलग हो रहे हैं। बिल्कुल, असली न्यूनीकरण या रिडक्शन यही होता है। तो मायोसिस आई के अंत में हमारे पास दो कोशिकाएं हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो चुकी है। इसके बाद मायोसिस 2 होता है जो माइटोसिस जैसा ही है। बिल्कुल, मायोसिस 2 अनिवार्य रूप से एक माइटोटिक विभाजन है। वही चरण होंगे फिर? जी, वही चरण। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। और यहाँ एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर विभाजित होता है
और सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं, ठीक माइटोसिस की तरह। समझ गए। और इसका अंतिम परिणाम होता है एक कोशिका से 4 ऐसी कोशिकाएं बनती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आनुवांशिक रूप से अद्वितीय होती हैं। तो इन सब का सार क्या है अगर हम इन दोनों कहानियों को समेटे तो? माइटोसिस क्लोनिंग की कहानी है जो वृद्धि और मरम्मत के लिए एक कोशिका से 2 समान कोशिकाएं बनाती है। एकदम सटीक। और मायोसिस विविधता की कहानी है जो प्रजनन के लिए एक कोशिका से 4 अद्वितीय कोशिकाएं बनाती है। बिल्कुल सही। और हमारे स्रोतों में कुछ और रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कोल्चिसिन नाम का एक रसायन है जो स्पिंडल फाइबर्स को बनने से रोकता है। तो उससे क्या होता है? उससे कोशिका विभाजन मेटाफेज में ही रुक जाता है। अच्छा। और हमने हैफ्लिक लिमिट की बात की थी जी। कि सामान्य कोशिकाएं लगभग 50 बार विभाजित होने के बाद रुक जाती हैं। इसका कैंसर से क्या संबंध है? कैंसर कोशिकाएं अमर होती हैं। अमर। हाँ, क्योंकि वे इस हैफ्लिक लिमिट को तोड़ देती हैं। उनमें एक एंजाइम टेलोमेरेज बहुत सक्रिय होता है जो गुणसूत्रों के सिरों को छोटा नहीं होने देता। इसलिए वो बिना हाँ। रोके अनियंत्रित रूप से विभाजित होती रहती हैं। वो अमरता का एक खतरनाक रूप है। तो आज हमने कोशिका के जीवन की पूरी यात्रा देखी, विभाजन का निर्णय लेने से लेकर स्थिरता के लिए सटीक प्रतियां बनाने यानी माइटोसिस और भविष्य की पीढ़ियों में विविधता लाने के लिए जेनेटिक कार्ड्स को फेंटने यानी मायोसिस तक। जी। और स्रोत हमें हैफ्लिक लिमिट के बारे में बताते हैं जो सामान्य कोशिकाओं पर एक प्राकृतिक ब्रेक है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक हिस्सा। यह हमें सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल देता है। क्या? यदि हम किसी दिन इस सीमा को, इस प्राकृतिक ब्रेक को सुरक्षित रूप से नियंत्रित करना सीख जाएं, तो क्या हम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को ही बदल सकते हैं? वाह। ये कोशिका विभाजन के अध्ययन को सिर्फ अकादमिक किताबों से निकालकर मानव स्वास्थ्य और दीर्घायु के भविष्य के केंद्र में ला खड़ा करता है। आज हम एक जासूस की तरह काम करने वाले हैं। अच्छा। हाँ, हमारा मिशन है एक पौधे के 1 दिन के जीवन की निगरानी करना। सुबह सूरज उगते ही वो अपना नाश्ता कैसे बनाता है, फिर दिन भर उस ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करता है, वो पानी कैसे पीता है और गर्मी में खुद को ठंडा कैसे रखता है। और सबसे बड़ा सवाल, ये सारे फैसले कौन लेता है? आज हमारे पास जो सामग्री है वो हमें इस चुपचाप काम करने वाले जीनियस के रहस्यों को समझने में मदद करेगी। बिल्कुल सही। ये एक ऐसी दुनिया जो हमारी आंखों के ठीक सामने है, फिर भी हम इसके चमत्कारों से अनजान रहते हैं। सही बात है। हम शुरुआत करेंगे पौधे की रसोई से, यानी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस से। ठीक है। फिर देखेंगे कि वो अपनी बनाई हुई ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करता है, जिसे हम श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके बाद हम पौधे की जटिल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यानी वाष्पोत्सर्जन को समझेंगे। ओके। और अंत में हम बात करेंगे उसके खान-पान यानी खनिज पोषण और उसके अंदर के केमिकल मैसेंजर्स मतलब हार्मोन्स की, जो उसके पूरे जीवन को नियंत्रित करते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं पौधे के दिन की पहली और सबसे जरूरी चीज से, नाश्ता बनाना यानी प्रकाश संश्लेषण। हाँ। स्कूल में तो रटा था कि पौधे धूप, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनाते हैं, लेकिन असल में ये प्रक्रिया कितनी कमाल की है ये आज पता चलेगा। हाँ, ये किसी जादू से कम नहीं है। सही। ये पूरी प्रक्रिया पत्तियों की कोशिकाओं के अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट्स नाम की छोटी छोटी फैक्ट्रियों में होती है। क्लोरोप्लास्ट में? हाँ, इसका समीकरण है 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O यानी पानी। जब सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद मिलती है तो ये C6H12O6 मतलब ग्लूकोज जो पौधे का भोजन है। ठीक है। साथ में 6H2O यानी पानी और 6O2 यानी ऑक्सीजन में बदल जाता है। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, ये पृथ्वी पर लगभग हर जीव के लिए जिंदा रहने का टिकट है। यहाँ एक बात है जो मुझे हमेशा हैरान करती है। क्या? हम जो ऑक्सीजन सांस में लेते हैं हाँ। वो पौधे के कार्बन डाइऑक्साइड लेने से नहीं आती, बल्कि पानी H2O के टूटने से आती है। हाँ। मुझे हमेशा लगता था कि पौधा CO2 लेता है, कार्बन रख लेता है और O2 हमें दे देता है, पर ये तो पूरा खेल ही अलग है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी जिसने हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल। पूरी प्रक्रिया असल में 2 हिस्सों में होती है। पहला है प्रकाश अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। इसे आप फैक्ट्री का पावर जनरेटर समझिए। ये क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है और ये पूरी तरह से सूर्य की रोशनी पर निर्भर है। अच्छा। यहाँ रोशनी के ऊर्जा का इस्तेमाल करके पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है और साथ ही ATP और NADPH नाम की एनर्जी बैटरियां चार्ज होती हैं। अच्छा, तो पहले चरण में पौधा सूरज की रोशनी से अपनी बैटरियां चार्ज करता है और इसी दौरान ऑक्सीजन गैस हवा में छोड़ता है। और दूसरा चरण है अंधकार अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन। अब इसका नाम थोड़ा धोखा देने वाला है। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि ये अंधेरे में होता है, बल्कि ये कि इसे सीधे रोशनी की जरूरत नहीं होती। ओह, ओके। यह पहले चरण में चार्ज की गई ATP और NADPH बैटरियों की पावर का इस्तेमाल करता है। अच्छा। यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है और इसे आप फैक्ट्री की असेंबली लाइन कह सकते हैं, जहां कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर ग्लूकोज यानी असली भोजन बनाया जाता है। इसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। एक मिनट, डार्क रिएक्शन नाम थोड़ा भ्रामक नहीं है? क्योंकि आपने कहा कि ये होती तो दिन में ही है, बस इसे सीधे रोशनी की जरूरत नहीं होती। क्या ये सिर्फ एक पुराना नाम है जो अब तक चला है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यह एक पुराना शब्द है जो बस अटक गया है। बेहतर होगा कि इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाए। और इस पूरी असेंबली लाइन का सबसे महत्वपूर्ण मजदूर है एक एंजाइम जिसका नाम है रुबिस्को। रुबिस्को? हाँ, यही कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर साइकिल में डालता है
और मजे की बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। वाह, तो रुबिस को एक तरह से इस पूरी फैक्ट्री का गेटकीपर है जो कच्चा माल अंदर आने देता है। लेकिन क्या सभी पौधे ये काम एक ही तरह से करते हैं? मुझे याद है स्रोतों में C3 और C4 पौधों का जिक्र था। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, सभी पौधे एक जैसे नहीं होते। अच्छा। जो C3 पौधे हैं जैसे गेहूं और चावल, वो ठंडी और नमी वाली जगहों पर अच्छा काम करते हैं। लेकिन गर्म और सूखी जगहों पर वे उतने कुशल नहीं होते। वहीं दूसरी ओर है C4 पौधे जैसे मक्का, गन्ना और बाजरा, जो विकास का एक कह सकते हैं कि उन्नत संस्करण है। उन्नत संस्करण, ये तो सुनने में दिलचस्प है। ऐसा क्या खास है उनमें? उनके पास एक सुपर पावर है। सुपर पावर? हाँ, उनकी पत्तियों की बनावट, जिसे क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं, थोड़ी अलग होती है। ओके। ये उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत कुशलता से इस्तेमाल करने में मदद करती है, खासकर जब गर्मी ज्यादा हो और पानी कम। अच्छा। इसका मतलब है कि C4 पौधे कम पानी में और तेज धूप में गेहूं और चावल जैसे C3 पौधों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यही वजह है कि हमारी दुनिया की कुछ सबसे महत्वपूर्ण फसलें जो लाखों लोगों का पेट भरती हैं, इस C4 सुपर पावर का इस्तेमाल करती हैं। ये प्रकृति के सबसे शानदार इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक है। ठीक है, तो पौधे ने अपना नाश्ता बना लिया, ग्लूकोज तैयार है, ये तो बैंक में पैसा जमा करने जैसा हुआ। अब सवाल यह है कि वो इस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करता है? बहुत अच्छा सादृश्य है। पौधा इस ऊर्जा को श्वसन यानी रेस्पिरेशन नाम की प्रक्रिया से निकालता है। इसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है ताकि ऊर्जा मतलब ATP के रूप में मिल सके। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि इसका समीकरण प्रकाश संश्लेषण का लगभग उल्टा है। C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा ATP। अच्छा। और ये प्रक्रिया पौधों में दिन रात चलती रहती है क्योंकि उन्हें लगातार ऊर्जा की जरूरत होती है। तो एक तरफ पौधा CO2 लेकर ऑक्सीजन छोड़ रहा है प्रकाश संश्लेषण में, हाँ, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन लेकर CO2 छोड़ रहा है श्वसन में। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ऊपर से देखने पर लग सकता है, लेकिन दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन से बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। इसलिए कुल मिलाकर पौधा जितनी CO2 छोड़ता है उससे कहीं ज्यादा सोखता है और जितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा बनाता है। समझ गया। अब इस ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया को आप एक मल्टी स्टेज पावर प्लांट की तरह सोच सकते हैं। अच्छा, ये उपमा बेहतर है। तो इस पावर प्लांट का पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज है ग्लाइकोलाइसिस। ये कोशिका के मेन हॉल यानी साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में? जी। इसमें ग्लूकोज के बड़े मॉलिक्यूल को 2 छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है जिन्हें पाइरुविक एसिड कहते हैं। इसमें थोड़ी सी ऊर्जा निकलती है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ठीक है, तो ये शुरुआती तोड़फोड़ है। अब इन छोटे टुकड़ों का क्या होता है? अब ये टुकड़े कोशिका के असली पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया? हाँ, यहाँ दूसरा और तीसरा चरण होता है। दूसरे चरण को आप एक जटिल इंजन की तरह सोच सकते हैं, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र? ये ग्लूकोज के बचे हुए टुकड़ों को पूरी तरह से जलाकर उसमें छिपी हुई सारी ऊर्जा को निकालकर NADH और FADH2 जैसे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स में पैक कर देता है। ये एक तरह से रिचार्जेबल बैटरियों की तरह है। और फिर आता है फाइनल स्टेज जहां असली बिजली बनती है। बिल्कुल। तीसरा और अंतिम चरण है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला या ETC। ETC? ये पावर प्लांट की टरबाइन है। यहीं पर NADH और FADH2 जैसी चार्ज की हुई बैटरियां अपनी सारी ऊर्जा छोड़ती हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ATP यानी असली एनर्जी करेंसी बनती है। वाह। और इस पूरी प्रक्रिया के अंत में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पकड़कर पानी बना लेता है। इसीलिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। कुल मिलाकर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पौधे को लगभग 36 ATP की ऊर्जा मिलती है। वाह, ये तो बहुत ही कुशल सिस्टम है। हमने देखा कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं और ऊर्जा कैसे इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पानी की अहम भूमिका है। हाँ, लेकिन एक पौधा अपने पानी के बिल को मैनेज कैसे करता है? मेरा मतलब है वो पानी कैसे पीता है और खुद को ठंडा कैसे रखता है? यहाँ वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन का जिक्र आता है। हाँ, आसान भाषा में कहें तो वाष्पोत्सर्जन पौधे के हवाई हिस्सों, खासकर पत्तियों से पानी का भाप बनकर उड़ जाना है। जैसे गर्मी में हमें पसीना आता है खुद को ठंडा रखने के लिए, पौधे भी कुछ ऐसा ही करते हैं। लेकिन ये सिर्फ कूलिंग सिस्टम नहीं है। तो फिर? ये पौधे का स्ट्रॉ भी है। स्ट्रॉ? इसका क्या मतलब? जब पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता है तो ये एक खिंचाव पैदा करता है जिसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। अच्छा। यह खिंचाव एक सक्शन फोर्स की तरह काम करता है जो जड़ों से पानी और उसमें घुले खनिजों को पौधे के तने से होते हुए ऊपर पत्तियों तक खींचता है। बिना इस खिंचाव के ऊंचे पेड़ों में पानी ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाता। अच्छा, तो ये प्रक्रिया पानी की बर्बादी नहीं बल्कि एक जरूरी परिवहन प्रणाली है, और ये सब पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों यानी रंध्र यहाँ स्टोमेटा से होता है। जी। पर ये खुलते और बंद कैसे होते हैं? इसका तंत्र बहुत ही लाजवाब है। सोचिए कि हर रंध्र के दोनों तरफ 2 गार्ड खड़े हैं जिन्हें रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स? ये 2 गुब्बारों की तरह हैं। जब इनमें पानी भरता है तो ये फूलकर तन जाते हैं और बीच का रास्ता मतलब छिद्र खुल जाता है। ये आमतौर पर दिन में होता है जब पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। और जैसे ही पानी निकलता है ये गुब्बारे पिचक जाते हैं और रास्ता बंद हो जाता है। कितना सरल और प्रभावी सिस्टम है। एकदम सही। रात में या जब पानी की कमी होती है तो ये कोशिकाएं पानी खो देती है, पिचक जाती हैं और रंध्र बंद हो जाता है ताकि कीमती पानी बचाया जा सके।
लेकिन पानी निकलने की एक और प्रक्रिया है जिसका जिक्र स्रोतों में है, बिंदुस्राव, ग्यूटेशन। हाँ, ये क्या होता है? क्या ये वाष्पोत्सर्जन से अलग है? बहुत अलग है। बिंदुस्राव में पानी भाप बनकर नहीं बल्कि तरल बूंदों के रूप में निकलता है। तरल बूंदों के रूप में? हाँ, ये पत्तियों के किनारों पर बने खास छिद्रों से होता है। ये अक्सर सुबह सुबह होता है जब जड़ों में पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है और वाष्पोत्सर्जन बहुत कम। तो जो पानी की बूंदें सुबह हमें घास पर दिखती हैं, वो हमेशा ओस नहीं होती। वाह, ये मुझे पता ही नहीं था। तो जो सुबह हम घास पर ओस की बूंदें देखते हैं वो हमेशा ओस नहीं होती, बल्कि कभी-कभी पौधे का अतिरिक्त पानी भी हो सकता है जैसे वो बाहर फेंक रहा है। ये तो कमाल है। बिल्कुल, ये प्रकृति का एक छोटा सा रहस्य है। हमने धूप और पानी की बात कर ली, लेकिन जैसे हमें खाने के साथ विटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं, पौधों को भी जरूर कुछ चाहिए होगा। उनके पोषण का क्या? सही सवाल है। पौधों को भी 17 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। 17? हाँ, इन्हें हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी वो तत्व जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? इन्हें आप पौधे के शरीर का ईंट और सीमेंट समझ सकते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि। और दूसरा ग्रुप जरूर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होगा जिनकी कम मात्रा में जरूरत होती है। हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बहुत कम मात्रा चाहिए होती है, लेकिन ये होते बहुत जरूरी हैं। अच्छा। इन्हें आप खास औजार और स्पार्क प्लग समझ सकते हैं, जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, बोरॉन। इनके बिना पौधे की मशीनरी ठीक से काम नहीं कर सकती। और इनकी कमी से बीमारियां भी होती हैं? बिल्कुल, इनकी कमी से कई बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कि क्लोरोसिस, जिसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, या चावल में खैरा रोग जो जिंक की कमी से होता है। ये उदाहरण बताते हैं कि हर एक तत्व का अपना एक खास काम है। बिल्कुल। अब एक आखिरी और सबसे दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? हमने देखा कि पौधे भोजन बनाते हैं, ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन इन सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? पौधे को कैसे पता चलता है कि कब बढ़ना है, कब फल पकाना है, या कब सूखे से बचने के लिए अपने दरवाजे मतलब रंध्र बंद करने हैं? इसका जवाब जरूर उनके अंदर छिपे केमिकल मैसेंजर्स में होगा, जिन्हें हम पालव हार्मोन कहते हैं। एकदम सही। ये हार्मोन पौधे के शरीर में संदेशवाहक का काम करते हैं। इन्हें हम मोटे तौर पर 2 टीमों में बांट सकते हैं। 2 टीमें? एक ग्रोथ प्रोमोटर्स की टीम जो कहती है चलो आगे बढ़ो, और दूसरी ग्रोथ इनहिबिटर्स की टीम जो कहती है रुको, सावधान रहो। चलिए पहले गोगो टीम की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन पौधे का लीडर है। ये तने को ऊपर की ओर और जड़ों को नीचे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा। अगला है जिब्रेलिन। ये पौधे का हाइट बूस्टर है। हाइट बूस्टर? हाँ, ये तने की लंबाई बढ़ाता है, इसीलिए अंगूर की खेती में इसका इस्तेमाल डंठल को लंगा करने के लिए होता है ताकि गुच्छे बड़े हों। और तीसरा है साइटोकिनिन। ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, यानी ये पौधे की नई ग्रोथ में मदद करता है। इसे पौधे का एंटी एजिंग क्रीम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पत्तियों को जल्दी बूढ़ा होने से रोकता है। अब आते हैं सावधान रहने वाली टीम पर। इसमें सबसे बड़ा नाम है एब्सिसिक एसिड या ABA। ABA को पौधे का तनाव हार्मोन या पैनिक बटन कहना गलत नहीं होगा। तनाव हार्मोन? हाँ, जब भी पौधा किसी मुश्किल में होता है, जैसे पानी की कमी, तो ABA तुरंत एक्शन में आता है और रंध्रों को बंद करने का संदेश देता है ताकि पानी बचाया जा सके। ये पौधे का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। और आखिर में एक बड़ा ही अनोखा हार्मोन है, एथिलीन, जो कि एक गैस है। हाँ, एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। जब एक फल पकना शुरू होता है तो वो एथिलीन गैस छोड़ता है, जो उसके आसपास के कच्चे फलों को भी पकने का सिग्नल देती है। हाँ।